बंद करो अपनी बकवास। और इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे बहन का हाथ चलाया। सुहेल ने एक हाथ से वापस चूल्हा ऑन करते कहा। आकाशा सुहेल का इरादा भांप कर अपने हाथ पुष्ट पर छुपा दी और आयशा बेगम जो आवाज़ें सुनकर यहाँ आई थी, सुहेल को इतने गुस्से में पहली बार देखकर परेशान हो गई। नहीं भाई प्लीज़ नहीं, भाभी का कसूर नहीं है। हादिया ने सुहेल को खतरनाक अजाइम देखकर अपना दर्द भुलाया फौरन सुहेल का बाजू थापते कहा, जिसका सुहेल पर कोई खास असर ना हुआ। वो वैसे ही आकाशा का हाथ खींचने लगा और चलते चूल्हे के करीब ले जाने लगा। आग की हल्की तपिश अपने हाथ पर महसूस करते आकाशा की जान पर बन आई। वो अपनी पूरी कोशिश सर्फ करते अपना बचाव करने लगी, लेकिन सुहेल के मुकाबले वो सख्त नाकाम रही। मामा प्लीज़ भाई को रोके, वो भाभी का हाथ चला देंगे, प्लीज़ मामा। हादिया ने मदद तलब निगाहों से आयशा बेगम को देखा और आयशा बेगम ने फौरन आगे बढ़कर चूल्हा बंद कर दिया। सुहेल छोड़ो आकाशा को, तुम ऐसा कभी कुछ भी नहीं करोगे। आयशा बेगम ने आकाशा को सुहेल की गिरफ्त से निकालना चाहा, लेकिन बेसूर। नहीं मामा, आज नहीं। आज भी इसने हादिया को जानबूझकर तकलीफ थी, आज तो इसको सजा मिलेगी। सुहेल अपनी बात मुकम्मल करता आकाशा को घसीटते सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। आकाशा खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करती रही। आयशा बेगम और हादिया भी उसके पीछे बढ़ गई। आज पहली बार सुहेल को इतने गुस्से में देख रही थी। सुहेल ने आकाशा को कमरे में दरवाजे से अंदर धकेल दिया और जोरदार आवाज़ में दरवाज़ा बंद करते लॉक कर दिया और चाबी को मुट्ठी में बंद कर लिया। इस कमरे को मेरी इजाज़त के बगैर कोई भी नहीं खोलेगा। सुहेल ने अपने पीछे बेचैन और परेशान से आयशा बेगम और हादिया को देखते तनबीह अंदाज में कहा, खुद गुस्सीले तेवर लिए लंबे लंबे ढक भरता गाड़ी की चाबी लिए बाहर चला गया। आयशा बेगम और हादिया बेबसी पहले बंद कमरे को और फिर सुहेल को ज़्यादा देखती रही। दरवाज़ा खोलो, आकाशा ने दरवाजे को जोर से पीटते कहा। आंटी दरवाज़ा खोलें प्लीज़, कोई खोल दे दरवाज़ा। लेकिन भाई खड़ी आयशा बेगम और हादिया एक दूसरे को बेबसी से देखने लगी। सुहेल के रूम की चाबी सुहेल के पास होती, हत्ता कि डुप्लीकेट चाबियाँ भी सुहेल के पास ही थी। अगर वो किसी तरह दरवाज़ा खुला लेती फिर सुहेल का क्या करती। वो अभी तक सुहेल का ये रूप देखकर शौक थी। आज उसने आयशा बेगम तक की बात ना मानी और ऐसे में अगर लॉक तोड़वा लेती तो सुहेल से कुछ पहित ना था, वो क्या गजब कर डालता। सो खामोशी और बेबसी से बंद दरवाजे को देखती रही, जहाँ से आकाशा के दरवाजे थपथपाने की आवाज़ें आ रही थी। दूसरी तरफ जब मुसलसल दरवाज़ा खटखटाने पर भी ना खुला तो आकाशा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो वहीं दरवाजे के साथ टेक लगाए आंसू बहाने लगी। वो तुमसे ज़्यादा पावरफुल है, तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगी। उसके आसपास नज़मा की आवाज़ें गूंजने लगी। क्या मैं वाकई सुहेल हसन का मुकाबला नहीं कर पाऊंगी? भले ही नहीं कर पाऊँ, लेकिन मैं मुकाबला करूंगी, मैं कोशिश करूंगी। साथ ही आकाशा ने अपने आंसू एक कदम से रगड़ते हुए साफ करने लगी। लेकिन मैं यहाँ से निकलूँ कैसे, क्या करूँ? तभी उसकी नज़र सामने टेबल पर पड़ी और एक सोच ने उसकी जहन का हाथ आ गया, जिस पर उसकी आंखों में चमक और होंठों पर मुस्कुराहट रक्स करने लगी। मामा बख्तावर आंटी की कॉल आ रही है। हादिया ने फ़ोन आयशा बेगम की तरफ बढ़ाते परेशानी से कहा। आयशा बेगम तब से फिक्रमंद अपने कमरे में बैठी थी। आज सुबह से दोपहर हो गई और ना ज़ोहैर आया और ना ही दरवाज़ा खुला। आकाशा अभी तक कमरे में बंद थी, जो आयशा बेगम की फ़िक्र का बाइस बन रही थी कि अगर आकाशा को कुछ हो गया तो वो क्या करेंगे, क्योंकि ज़ोहैर ज़्यादती कर जाता है आकाशा के साथ। उन्होंने अपने ख्यालों से चौंकते फ़ोन हादिया के हाथ से थाम लिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो बख्तावर? आयशा बेगम ने कॉल रिसीव करते थके अंदाज में पूछा। हादिया भी आयशा बेगम के पास बेड पर बैठ गई। वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ? तुम जैसे रास्ता ही भूल गई हो यहाँ का। मजा लो, कभी आ जाओ, बख्तावर बेगम ने गिला किया। नहीं हो, बस कुछ मसरूफियात थी इसीलिए। तो खैर तुम बताओ, बाकी सब कैसे हैं? बाकी सब ठीक है। आज मैं और रियान तुम्हारी तरफ आने का सोच रहे थे, सोचा पहले कॉल कर लो, कहीं तुम लोगों को और प्रोग्राम ना हो। बख्तावर बेगम ने खुशगवार अंदाज में कहा, लेकिन आयशा बेगम उनकी बात सुनकर हकीकतन परेशान हो गई। क्या आज? आयशा बेगम ने फिक्रमंदाना अंदाज पर पास बैठी हादिया भी चौंक गई। हाँ आज, इतने दिनों का सोच रही थी कि चक्कर लगाऊं। वो बख्तावर तुम चाहे जब मर्जी आओ, लेकिन आज बच्चों का प्लान बन रहा था बाहर आउटिंग पर जाने का, लेकिन तुमने आना है तो कोई नहीं, बच्चे फिर कभी चले जाएंगे। आयशा बेगम ने गहरी सांस खारिज करते झूठ का सहारा लिया। चलो कोई बात नहीं, अगर आज बच्चे आउटिंग पे जा रहे हैं तो तुम लोग अपना प्लान कैंसिल नहीं करो, मैं और रियान फिर कभी आ जाएंगे। चलो ठीक है, जब मर्जी आओ, तुम्हारा अपना घर है। आयशा बेगम के कहने पर कुछ देर मजीद बातों के बाद कॉल बंद कर दी। क्या हुआ मामा, क्या कह रही थी बख्तावर आंटी? आयशा बेगम के फ़ोन रखते ही हादिया ने बेचैनी से पूछा। बख्तावर और रियान आना चाह रहे थे आज। ओह गॉड, आपने बहाना बना दिया। अगर वो आ जाते हम उन्हें क्या बताते? ये लड़का जाने की मुझे शर्मिंदा कराने पर तुला है। आयशा बेगम ने परेशानी से अपनी पेशानी मसलते बैकग्राउंड से टेक लगाए आंखें मूंद ली। मामा एक बात पूछूं? हाँ, आयशा बेगम ने हंकार भरने पर इत्तफाक किया। वो भाई और भाभी एक दूसरे से इख्तलाफ क्यों रखते हैं? उनके इतने इख्तलाफात के बावजूद उनकी शादी कब और कैसे हुई मामा? हादिया ने अपने अंदर उठते सवालात को ज़ुबान दे दी। बताएं ना मामा। आयशा बेगम को खामोश देखकर हादिया ने
हादिया ने बज़िद कहा। आयशा बेगम भी इस मौके का मुनासिब जानते हादिया को बताने और पूछने का फैसला करती सीधी हो बैठी। फिर क्या? आयशा बेगम ने ज़ुहैर हसन और आकाशा से होने वाली बात हादिया की कोशिश कर दी। हादिया जैसे सुनती गई और उसकी हैरत बढ़ती जा रही थी। मामा, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं आकाशा भाभी को जानती तक नहीं, फिर मेरी उनसे कॉल पर बात होना इम्पॉसिबल है। किसने भाई को कहा कि मुझे आकाशा भाभी ने फोर्स किया? हादिया ने हैरत से डूबे आयशा बेगम को कहा। मुझे नाम भूल गया, ज़ुहैर बता रहा था तुम्हारी दोस्त थी, लास्ट कॉल भी तुम्हारे मोबाइल में उसी की थी। आयशा बेगम के कहने पर हादिया के जहन में जुमल का ख्याल आया, क्योंकि आखिरी कॉल इसी की थी। उसने जल्दी से बेड पर अपना फ़ोन उठाया, कॉल लॉग चेक करने लगी, लेकिन जुमल का नंबर देखकर उसका शक यकीन में बदल गया। ओह, ये काम जुमल का है। हादिया ज़ेरे बुड़बुड़ाई। हाँ यही, जुमल नाम बताया था ज़ुहैर ने। आयशा बेगम ने हादिया के मुंह से जुमल का नाम सुनकर फ़ौरन कहा। ओह मामा, झूठ बोला है उसने भाई से। हादिया ने दांत पीसते कहा। उसे जुमल की हरकत पर गुस्सा आ रहा था। कैसे उसकी गलत बयानी पर ज़ुहैर का आकाशा के साथ गलत किया। किसी की गलती की सज़ा आकाशा को भुगतनी पड़ी। लेकिन बेटा, वो झूठ क्यों बोलेगी? ज़ुहैर बता रहा था तुम्हारी फ्रेंड है। आयशा बेगम ने सवालिया अंदाज पर हादिया ने भी सारी बात बताने का फैसला करते बात का आगाज़ किया। मामा, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थीं, लेकिन जब मेरी ज़िंदगी में रेहान आया, मुझे रेहान से मोहब्बत हो गई। लेकिन जुमल ने कहा कि रेहान उससे मोहब्बत करता है। मैं उन दोनों के बीच आई हूँ। काफ़ी ज़्यादा उसने मुझे डिसअपॉइंट किया था। मुझे डिप्रेशन होने लगा, जिस कारण मुझे सुसाइड ही मिला। जब भाई ने कॉल की होगी, उसने खुद को बचाने के लिए आकाशा का नाम ले लिया, लेकिन मैं नहीं जानती कि उसने आकाशा भाभी का नाम क्यों लिया। ओह, मतलब आकाशा और ज़ुहैर दोनों ही सच कह रहे हैं। बदगुमानी जुमल की बात से शुरू हुई, जिसका नतीजा आज हमारे सामने है। आयशा बेगम ने पुरसोच अंदाज में कहा। मैं भाई को बता दूंगी, भाभी का कोई कसूर नहीं, मैं तो जानती तक नहीं। ये जुमल की गलत बयानी से हुआ है। भाई ने ऐसे कैसे भाभी के साथ मिसबिहेव किया? हादिया ने अफसोस से कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम जानती हो ज़ुहैर अपनी फैमिली के कितना टची है। ये ना हो अब जुमल ज़ुहैर के इंतकाम की ज़िद में आ जाए। इसलिए अब हमें ही ज़ुहैर की आकाशा के खिलाफ बदगुमानी को दूर करना है। पहले एक आयशा के साथ बहुत ज़्यादतियाँ हो चुकी हैं। आयशा बेगम के कहने पर हादिया ने महज सर हिला दिया। अच्छा, ज़ुहैर का नंबर एक बार फिर ट्राई करो। बच्ची सुबह से भूखी प्यासी कमरे में बंद है। आयशा बेगम फिर से आकाशा की फिक्र ने घेर लिया। हादिया ने ज़ुहैर के नंबर पर 2-3 बार कॉल की, लेकिन बेसुध। नंबर बंद था, जिस पर हादिया और आयशा बेगम परेशान हो गई। कैसे वो आकाशा को वहाँ से निकालती, कैसे ज़ुहैर से रब्ता करें। शाम के साए हर तरफ फैल चुके थे। सारा स्टाफ जा चुका था, लेकिन वो अकेला ऑफिस में था। वाजिद की तरफ भी नहीं जा सकता था कि वह शहर से बाहर था, और घर जाकर उसे सबसे पहले आयशा बेगम की नाराज़गी का सामना करना। सुबह जो कुछ हुआ, उसके बाद तो आयशा बेगम की नाराज़गी यकीनी थी, हालांकि खुद को कसूरवार नहीं समझता था, क्योंकि हर बार आकाशा उसकी फैमिली का नुकसान पहुंचाती। ज़ुहैर का बस नहीं चल रहा, उसे क्या कर डाले, कैसे आकाशा को अपनी ज़िंदगी अपने घर से निकाल बाहर करे। अगर यहाँ मुसलसल रही तो मज़ीद मेरी फैमिली को नुकसान पहुँचाएगी। यही सोचते परेशान किए हुए थे, लेकिन वो नहीं कुछ कर सकता था। आयशा बेगम ने खुद मसले को हल करने का कहा, और कुछ भी कर वो आयशा बेगम को नाराज़ नहीं कर सकता था। पहले ही जितनी कोशिश करता कि आयशा बेगम की नाराज़गी का सामना न करना पड़े, तभी आकाशा की वजह से उसकी कोशिश धरी की धरी रह जाती। तंग आ गया था वो आकाशा नामी बुला से। आखिर अपने बालों में हाथ फेरता उठ खड़ा हुआ और चेयर के बैक पर से अपना कोट उठाता बाहर की तरफ बढ़ गया। अब वो कब तक यहाँ बैठ सकता था? गाड़ी में बैठते ही उस अपना नंबर ऑन किया, जो सुबह से बंद था। जानता था आयशा बेगम और हादिया कॉल करके आकाशा को आज़ाद करने का कहेंगी। वो कभी भी हादिया या आयशा बेगम की बात को नहीं टाल पाएगा, और वो इस बार आकाशा को माफ़ करने के हक़ में नहीं था, इसलिए मोबाइल बंद कर दिया। जब नंबर ऑन हुआ तो हादिया के किए गए मैसेजेस मौसूल हुए। पढ़े बगैर जानता था उसने क्या लिखा होगा, इसलिए खामोशी से मोबाइल को साथ वाली सीट पर डालता खुद टाइप करने लगा। मामा, आपकी अपनी तबीयत ख़राब हो जाएगी, प्लीज़ थोड़ा सा रेस्ट कर लें। कब से टहल रही हैं? हादिया ने काफ़ी देर से लॉन्च में यहाँ वहाँ टहलते आयशा बेगम को फिक्रमंदी से मुखातिब किया। कैसे रेस्ट करूँ? सुबह से शाम हो गई, भूखी प्यासी वो कमरे में बंद है। बिन माँ बाप के बच्चे पर क्या जुल्म कर रहा है ज़ुहैर? आयशा बेगम ने गुस्से से खोलते कहा। हाँ, पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा भाभी का। इतना बार दरवाज़ा नोक किया, आवाज़ें दें, लेकिन कोई जवाब ही नहीं दिया भाभी ने। हादिया भी अफसरदा हो गई। मैं भी इतनी बार गई, लेकिन वो कोई जवाब ही नहीं देती। मुझे तो फिक्र हो रही है। तुम एक बार कॉल करो ज़ुहैर को के नंबर पर। अगर अभी तक नंबर बंद है तो खान बाबा को बुलाती हूँ, लाख दरवाएँ। बकाशा कब तक यूँ कमरे में बंद रहेगी? आयशा बेगम के कहने पर हादिया ने ज़ुहैर के नंबर पर कॉल की। फ़ोन ऑन हो गया है, बेल जा रही है। हादिया ने खुशी से कहा। एटलीस्ट फ़ोन तो ऑन हुआ, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ज़ुहैर ने कॉल रिसीव नहीं की। भाई रिसीव नहीं कर रहे। हादिया का चेहरा एकदम मुरझा गया। तभी ज़ुहैर लॉन्च में आता दिखाई दिया, तो सबसे पहले हादिया की नज़र उस पर पड़ी, जो कोट को एक बाजू में लटकाए थका सा लॉन्च में दाखिल हुआ। कहाँ थे भाई आप? सुबह से कॉल कर रहे हैं, लेकिन आपका नंबर ही बंद था। हादिया ने ज़ुहैर की तरफ बढ़ते कहा, तो आयशा बेगम ने भी मुड़कर ज़ुहैर को देखा। अस्सलाम वालेकुम मामा।
ज़ोहैर ने नज़रें चुराते आयशा बेगम पर सलामती भेजी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब ना दिया। हादी, आप कैसी हो? और हाथ दिखाओ, कैसा है? ऊपर कुछ लगाया तुमने? ज़ोहैर ने फिक्रमंदी से हादी के चले हुए हाथ को देखते इस्तफसार किया। मैं ठीक हूँ भाई, आप भाभी का रूम अनलॉक करें। हादी ने अपना हाथ छुड़ाते कहा। आकाशा का नाम सुनते ज़ोहैर के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। कभी नहीं, उसने टोटक अंदाज में कहा। भाई प्लीज़ छोड़ो वो सब, आओ एक बार ऊपर और मरहम लगा लो, आराम मिलेगा, नहीं तो जख्म भी बढ़ जाएगा। ज़ोहैर ने हादिया की बात काटते कहा और हादिया का हाथ थामे आगे बढ़ने लगा। तुम कब से इतने संगदिल और बेरहम बन गए हो ज़ोहैर हसन? आयशा बेगम की आवाज़ पर ज़ोहैर के आगे बढ़ते कदम थम गए। जब आयशा बेगम हद से ज़्यादा संजीदा होती तो ज़ोहैर को पूरे नाम से मुखातिब करती। तुम इतने एहसास से आरी हो जाओगे कि तुम एक बिन माँ बाप की बच्ची पर जुल्म दर जुल्म करते जा रहे हो। मैंने सोचा नहीं था कि मेरी औलाद इतनी सफाक हो सकती है। क्या तुमने इंसानियत नाम की चीज़ बाकी नहीं रही? इतने सफाक तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते ज़ोहैर। अफसोस होता है मुझे तुम पर और ख़ुद पर। मैंने तुम्हारी परवरिश इस तरह नहीं की थी। आयशा बेगम ने दुख और तासुब से ज़ोहैर पर नजरें गाड़े कहा, लेकिन आयशा बेगम के अल्फाज उसका दिल चीर गए। मामा? ज़ोहैर ने तासुब और बेयकीनी के आलम में आयशा बेगम को देखते कुछ कहना चाहा, लेकिन उन्होंने हाथ बढ़ाकर कुछ बोलने से रोक दिया। आइंदा मुझे मुखातिब करने की कोशिश न करना। जिस बेटे को माँ की कही बात का पास ना हो, उससे मज़ीद क्या बात करनी है? आयशा बेगम नाराज़गी से कहती। अपने कमरे में चली गई तो ज़ोहैर एक सेकंड भी ज़ाया किए बगैर उनके पीछे चला गया। वो कैसे अपनी जान से प्यारी माँ की नाराज़गी बर्दाश्त कर लेता? हादी भी उसके साथ बढ़ गई। मामा प्लीज़ ऐसा नहीं कहें, ज़ोहैर ने आयशा बेगम के कमरे में आते अफसोदगी से कहा, लेकिन आयशा बेगम वैसे ही चुप बैकग्राउंड से टेक लगाए बैठी रही। हादी से कुछ चला जाए यहाँ से, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। प्लीज़ मामा ऐसा ना करें, आपकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हें किसी की परवाह है ज़ोहैर? आयशा बेगम के कहने पर ज़ोहैर ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा बिल्कुल हसन की तरह होगा, ख्याल रखने वाला, मोहब्बत देने वाला, सबसे बढ़कर इज्जत देने वाला शौहर। लेकिन अफसोस तुम अपनी बीवी को इनमें से कुछ भी ना दे पाए ज़ोहैर हसन, कुछ भी नहीं। इससे पहले ज़ोहैर कुछ कहता, आयशा बेगम ने मज़ीद कहना शुरू किया। मैं तुम्हें बचपन में एक वाक़या सुनाया करती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में अज़वाज मुतहहारात थी। ऊँट ज़्यादा तेज़ चलने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंशा देखना शीशे टूटने ना पाए, औरतें टूटने ना पाए, और तुमने तोड़ दिया। ज़ोहैर हसन एक औरत को तोड़ दिया। कभी तुम उस पर हाथ उठाते हो, ज़बरदस्ती निकाह करते हो, अब कमरे में बंद कर दिया, एक कैद से रिहाई देकर दूसरी कैद में कैद कर दिया। कितनी बार उसकी इंसानियत का खून करोगे? कितनी बार? आयशा बेगम थके अंदाज में ज़ोहैर को देखने लगी, जो सर झुकाए बैठा था। मामा मैंने उसे आज़ाद कर दिया था, लेकिन इस कैद का इंतखाब उसने खुद किया। अब आपको मैंने सारा कुछ बता तो दिया। मैं कभी किसी बेकसूर के साथ ज़्यादती करने का सोच भी नहीं सकता। मैंने कभी जुर्म नहीं कर सकता। लेकिन आकाशा बेकसूर नहीं, उसने क्या कुछ नहीं किया हमारी हादिया के साथ। उसने बेकसूर है, वो कोई जुर्म नहीं किया उसने। आयशा बेगम ने ज़ोहैर की बात काट दी। उसने आयशा बेगम की बात पर बेयकीनी से उनकी तरफ देखा। बताया मुझे हादिया ने सब। ज़ोहैर ने हादिया की तरफ देखा, जिस पर उसने जुबल के नाम के अलावा सारा वाक़या ज़ोहैर के गोशगुजार कर दिया। कई सानियों तक अपनी जगह से हिलने के काबिल ना रहा। वो एक बेकसूर के साथ इतना गलत कर चुका था। ज़ोहैर हसन से कैसे गलती हो सकती है? भाई बहुत ज़्यादती हुई है आकाशा भाभी के साथ। प्लीज़ भाई उनको निकाले कमरे से, मज़ीद उन पर ज़्यादती ना करें। हादिया की आवाज़ पर चौंक उठा। चाबी, मेरे कमरे की चाबी मामा। ज़ोहैर ने अपनी जेब भी टटोलते कहा, लेकिन बेसोच चाबी जेब में नहीं थी। ज़ोहैर अपनी जगह से फ़ौरन खड़ा होता भाई की तरफ बढ़ गया। हादिया और आयशा बेगम भी उसके पीछे चली गई। ज़ोहैर गाड़ी से चाबी गाड़ी के बैक सीट पर ढूंढने लगा, जो उसने सुबह गुस्से में बैक सीट पर फेंक दी। चाबी पर उसकी नज़र पड़ी तो जल्दी से चाबी लिए सीने अबूर करता कमरे के आगे खड़ा हुआ और गहरी सांस ली। अगर आकाशा को कुछ हो गया तो कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाएगा। हादिया और आयशा बेगम भी दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करने लगी। दरवाजे की नॉब में चाबी डालते घुमाई और क्लिक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुल गया। ज़ोहैर ने अपने दाएं हाथ से हैंडल को घुमाते थोड़ा सा खोला तो बाकी खुद ब खुद खुलता चला गया। दरवाजे के खुलते ही तीनों की निगाहें फिक्र और हैरत से खुली की खुली रह गई। सामने आकाशा बेड के साथ टेक लगाए गिरने के अंदाज में पड़ी थी। सारे बाल चेहरे के इर्द गिर्द फैले थे, लेकिन सारे कमरे में छोटे छोटे टुकड़ों में बटे कागज़ फैले थे, जो पंखे की हवा से यहाँ वहाँ फैलते खामोश फिज़ा में चिड़चिड़ाहट पैदा करते खामोशी को तोड़ रहे थे। आकाशा, आयशा बेगम और हादिया फ़ौरन आकाशा की तरफ बढ़ी, लेकिन आकाशा ने फ़ौरन हाथ के इशारे से रोक दिया। खुद उठने की कोशिश की, लेकिन मुसलसल एक जगह बैठे रहने से सारा जिस्म सुन्न हो चुका था, जिसकी वजह से वापस गिरने लगी। आयशा बेगम और हादिया ने फिर से आगे बढ़ने की उसे थामने की नाकाम कोशिश की। नहीं, वहीं रुक जाए। आकाशा खुद को संभालते चेहरे से बाल हटाती अपनी सारी कुव्वत सर्व करते उठ खड़ी हुई और धीमे धीमे भारी कदमों से चलती ज़ोहैर हसन के रूबरू आ खड़ी हुई। अपने हाथ में पकड़े कागज़ के टुकड़े ज़ोहैर के मुंह पर दे मारे।
और वो फाइल के टुकड़े देखते ज़ुहैर को एक लम्हा लगा जानने में कि ये कागज़ के टुकड़े किस चीज़ के हैं। ये वो फाइल थी जिसको तैयार करने में ज़ुहैर ने दिन रात एक की थी। अपने दिन रात की मेहनत को टुकड़ों में बढ़ते देखकर ज़ुहैर की आंखों में सुर्ख लकीरें दौड़ गई। अगर आइंदा मुझे कमरे में बंद करो, या तो अपनी चीज़ों का ख्याल रखना या मेरे लिए कोई एक्टिविटी रखना। क्या है ना कि बोर हो जाती हूँ, आकाशा ने ज़ुहैर की आंखों में झांकते हुए अल्लाह के एतमाद से कहा, लेकिन सबसे मुठ्ठियाँ भिज गया था वो। याद रखना ज़ुहैर हसन, मेरी सारी कश्तियाँ जल चुकी हैं। अब इस इंतकाम में तुम सिर्फ खसारे में रहोगे। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। अब अगर कुछ खोएगा तो वो सिर्फ तुम खोओगे, सिर्फ तुम ज़ुहैर हसन। आकाशा ने ज़ुहैर को उंगली दिखाते इंतहाई नफरत से कहा, तुमने ये सब इसलिए किया कि तुम्हारी बहन की हिफाजत के लिए, नाम निहाद इंतकाम के लिए एक अदद भाई की सूरत में तुम मौजूद थे। और मेरा कोई भाई नहीं है तो तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं होगा। तुम मेरी माँ के कातिल हो जाओगे तो तुम ये आज़ाद घूमोगे? कभी नहीं ज़ुहैर हसन, आज़ाद तो तुम घूमोगे, लेकिन मैं तुम्हें तड़पने पर मजबूर कर दूंगी। तुम्हारी ये आज़ादी ही तुम्हारी तड़प का बाइस बनेगी। तुम आज़ाद होकर भी आज़ादी की ज़िंदगी नहीं जी सकोगे। ओह छोड़ो, अभी की बात करते हैं। वैसे तुम्हें कैसे लगा जब कल के अखबार में खबर आएगी ज़ुहैर हसन द बिजनेस टाइकून की बीवी ने खुदकुशी करने की कोशिश की? क्या जवाब दोगे सबको? बहन की कोशिश शायद छुपा ली, लेकिन बीवी की कैसे छुपाओगे? और बीवी की खुदकुशी के साथ साथ बहन भी सामने आ गई तो सोचो क्या करोगे? आकाशा की बात पर ज़ुहैर समेत आयशा बेगम और हादिया भी अपनी जगह मुंजमद रह गई। तुम कुछ नहीं कर पाओगे ज़ुहैर हसन, जितने बड़े बिजनेसमैन ही सही, लेकिन ये दुनिया है जो किसी को नहीं छोड़ती। ये किसी की सगी नहीं। यहाँ तुम पर एक सवाल उठाएगा, वहीं तुम पर दुनिया सवालात की बौछार कर देगी। जो आज तुम्हारे एहतराम में तुम्हारे आसपास मंडलाती है। आकाशा अपनी बात मुकम्मल करते अपनी बारी होते सर समेत एक एक कदम पीछे बढ़ाते फासला कायम करने लगी, यहाँ तक कि पीछे टेबल से जा लगी। याद रखना, मैं इंतकाम लिए बगैर मरूंगी नहीं। आकाशा अपने पीछे टेबल पर मौजूद कांच के टुकड़े जो पहले ही इस सूरत हाल के लिए वहाँ रख चुकी थी, फ़ौरन हाथ में लिया। हादिया, आयशा बेगम और ज़ुहैर की आंखें हैरत से फटी रह गई। नहीं भाभी प्लीज़। नहीं आकाशा बेटा नहीं। ज़ुहैर रोको आकाशा को। आयशा बेगम की जान पर बनाई। कोई नहीं आएगा आगे, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। आकाशा ने कांच अपनी नस पर रखते अपने मार्फोते दिमाग से वार्न किया। वो समझ रही थी मजीद अपना हवास कायम नहीं रख पाएगी, तभी बगैर वक्त जाए के धुंधली आंखों से अपने कांच वाले हाथ पूरी बेदर्दी से मारते नब्ज काटनी चाहिए, लेकिन ज़ुहैर ने एक लम्हा भी जाए के बगैर आकाशा की कमजोरी का फ़ायदा उठाते फुर्ती से उसका हाथ थामे कांच छीन लिया। छोड़ो मुझे। आकाशा का दिमाग तारीकी में डूब गया था। इससे पहले वो गिरती ज़ुहैर ने अपने दूसरे हाथ की मदद से उसे थामे गिरने से बचा लिया और आकाशा को बेहोश देखकर आयशा बेगम और हादिया भी ज़ुहैर की फिक्रमंदी से आगे बढ़ी, लेकिन वह एहतियात से आकाशा को सहारा देकर बेड पर लेटा दिया और परेशानी के आलम में जेब से मोबाइल निकाले कुछ नंबर डायल करने लगा। अब क्यों तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है? यही चाहते थे ना तुम कि मर जाए वो, इसीलिए कमरे में बंद किया था ना। डॉक्टर के मुताबिक अब आकाशा को सुबह ही होश आने वाला था। आयशा बेगम आकाशा के पास रुकना चाहते थे, लेकिन ज़ुहैर ने उनको भेजने और खुद आकाशा का ख्याल रखने का कहा, जिस पर आयशा बेगम ना चाहते हुए तंज़ अंदाज अपना गई, जो ज़ुहैर को एहसास नदामत में मुब्तला करने के लिए काफ़ी था। इसलिए सर झुकाए खड़ा रहा। मुझे समझ नहीं आती किस मुँह से मैं आकाशा से बात करूँगी। इतनी बार उसने बंद दरवाजे में मुझे पकड़ा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। अगर रियान और बख्तावर को पता चल जाए तो जानते हो ना रियान क्या करेगा। भले ही वो लोग आकाशा से नाराज़ हो, लेकिन उसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए। चलो हादिया। आयशा बेगम मज़ीद कुछ कहे बगैर हादिया को लिए वहाँ से चली गई और ज़ुहैर गहरी सांस लेता उलझन से बालों में उंगलियां फेरता सोफे पर बैठ गया। ये मैंने क्या कर दिया? आकाशा बेकसूर थी और मैं इसके अंदर ज्यादती करती। अच्छा अब मैं क्या करूँ? मैं माफ़ी का हकदार भी नहीं रहा। किस मुँह से माफ़ी मांगूंगा? मुसलसल सोफे पर बैठा सोच रहा था। नजरें सामने बेड पर बेहोश पड़ी आकाशा पर टिकी थी। कैसे अपनी गलती का मुदावा करूं? कैसे आकाशा को जो अज़ियत दे चुका हूं उसका इज़ाला करूं? वो समझता था कि कभी गलती नहीं कर सकता। इतनी बड़ी गलती सरजद हो चुकी थी। समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करे। अपनी सोचे में गुम परेशानी से सोफे के साथ सर टिका गया। जब से मिसेस महमूद ने जुम्मल को शहरी के प्रपोजल का बताया था, परेशान हो गई। जानती थी मिसेस महमूद किसी भी हाल में उस रिश्ते को गंवाने का सोचेगी नहीं। जिनसे उनके बिजनेस को प्रॉफिट हो, बेटी की खुशियों को दांव पर लगा सकती है, लेकिन बिजनेस में घाटे के बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब उसे जल्द से जल्द रियान को पाना होगा, वरना मिसेस महमूद किसी भी सूरत उसकी शादी शहरी से करवा देती, जो कि वो नहीं चाहती थी। एक मोहब्बत भरा ख़ानदान चाहती थी, जिसको पाने के लिए उसने अपनी दोस्ती तक दांव पर लगा दी। वो शहरी से शादी कर लेती तो ज़िंदगी भी पैसे से शुरू होकर उसकी पैसे पर ख़त्म होती। मुझे सबसे पहले वक्त चाहिए शादी को लाने के लिए, इसीलिए मुझे शहरी से मिलना होगा।
हाँ, उससे मिलकर मैं अपनी बातों के ज़रिए उससे वक्त लूँगी। आखिरकार उसने शायरी से मिलने का फैसला किया, लेकिन वो नहीं जानती थी यहाँ से उसकी ज़िंदगी नया मोड़ लेने वाली है। रात पल पल गुजरती जा रही थी, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। सोची थी कि मुकम्मल तौर पर शिकंजे में जकड़ चुकी थी। पछतावा था कि इन सोचों के साथ मज़ीद बढ़ता जा रहा था। वो सोफे के साथ टेक लगाए बज़ाहिर आकाशा को देख रहा था, लेकिन दिमाग था कि अपनी उलझनों में उलझा हुआ था, यूं ही अपनी सोचों में महव था। क्या करे क्या ना करे, कुछ समझ नहीं आ रहा। जाने कितने पल मज़ीद गुजरे जब आकाशा के सर में जंबिश उससे चौंका गई। इससे पहले अपनी जगह से उठता आकाशा हड़बड़ी में उठ बैठी और नासमझी से गायब दिमागी से पूरे कमरे में नजरें दौड़ाने लगी, जैसे वो समझने की कोशिश कर रही हो कि इस वक्त वो कहाँ है। लेकिन फिर किसी ख्याल के तहत अंधाधुंध दरवाजे की तरफ भागी और अजलत में दरवाजे में लगी चाबियों को नाप में घुमाने लगी। पहले से खुले दरवाजे को लॉक किया। दरवाज़ा न खुलने पर जोर से हैंडल को घुमाने लगी कि अगर दरवाज़ा न खुला तो यहीं मर जाएगी। ज़ोहर जो अभी तक हैरत से आकाशा को देख रहा था, आकाशा की दिमागी हालत पर शक खाता फौरन आकाशा की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोलो प्लीज़। आकाशा ने जोरदार अंदाज में एक हाथ से हैंडल घुमाते एक हाथ से दरवाज़ा थपथपाते बुलंद आवाज़ में बेचैनी से कहा, आकाशा क्या हुआ है? ज़ोहर ने आगे बढ़ते आकाशा को अपनी तरफ करते पूछा। खौफ, वहशत, करब क्या कुछ ना था उसके चेहरे पर, जो ज़ोहर को आकाशा के गायब दिमागी से आगाह करने के लिए काफ़ी था। वो किसी भी एंगल से आपे में नहीं लग रही थी। प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरी अम्मा मुझे पकार रही हैं। मुझे इनके पास जाना है, मुझे जाने दो, बीमार है। आकाशा ने आंसुओं से लबरेज आंखों समेत कहा। आकाशा की बातें ज़ोहर का दिल तड़पाने लगी। देखो आकाशा, मेरी बात सुनो, तुम्हारी अम्मा। ज़ोहर ने आकाशा का हाथ थामे कुछ कहना चाहा, लेकिन ये पहला लम्हा था जब ज़ोहर हसन आकाशा के लिए नरमी इख्तियार किया हुआ था। तो मुझे जाने दो, मेरी अम्मा के पास जाना है। वो अपना हाथ बढ़ाते फिर से दरवाज़ा थपथपाने लगी। ज़ोहर ने परेशानी से आकाशा को दरवाज़ा थपथपाने से रोकने लगा। अगर आकाशा यूं ही दरवाज़ा थपथपाने लगती तो आयशा बेगम और हादिया भी आवाज़ सुनकर फ़ौरन आ जाती। मुझे छोड़ो, मुझे मेरी अम्मा से दूर नहीं कर सकते, मुझे बुला रही हैं। उनकी तबीयत ख़राब है, तुम्हें समझ नहीं आ रही? जाने दो मुझे। आकाशा गुस्से से अपना हाथ छुड़ाती कदर ऊंची आवाज़ में कहा और एक बार फिर से हैंडल घुमाते और नाब में चाबियां घुमाने लगी। एक बार फिर दरवाज़ा क्लिक की आवाज़ समेत खुल गया। आकाशा तेज़ी से दरवाज़ा खोलते बाहर कदम बढ़ाने लगी जब ज़ोहर ने आकाशा का बाजू दबोचे न सिर्फ अंदर खींच लिया बल्कि खासा झंझोर डाला। समझ क्यों नहीं आ रहा? तुम्हारी अम्मा का इंतकाल हो गया है, तुम इस वक्त मेरे घर में हो। ज़ोहर के झंझोरने पर कमरे में एकदम सकूत छा गया। वो तसव्वुर करते ही कि अपनी माँ को खो चुकी है, आंसू कतरों की सूरत में रुखसारों पर बहने लगे। वो वहीं नीचे बैठती चली गई। आंसू तवातर से बहने लगे। आकाशा के आंसुओं से ज़ोहर ने दामत से अपने बालों में हाथ फेरा। प्लीज़ आकाशा। ज़ोहर ने अपने लहजे में नरमी रखे उसके पास बैठते कुछ कहना चाहा, लेकिन आकाशा बगैर सुने अपनी ही धुन में उसके सीने में सर दिए फूट फूट कर रो दी। जब्त जैसे जवाब दे गया और ज़ोहर एक पल को साकिन रह गया। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? आकाशा के आंसू थोड़ी से नीचे गिरते ज़ोहर की शर्ट में जज़ब होने लगे, लेकिन ज़ोहर तो गोया अभी तक अपनी जगह मुंजमद था। जाने कितनी देर आकाशा ज़ोहर के सीने से लगी रोती रही, गिले शिकवे सवालात करती रही, लेकिन ज़ोहर तो जैसे कुछ समझने के काबिल ना रहा। कुछ पल बीते, आकाशा की आवाज़ मध्यम होते दम तोड़ने लगी और आकाशा की खामोशी ज़ोहर को चौकन्ना कर गई। आकाशा। ज़ोहर ने आकाशा को खुद से अलग करते पुकारा, लेकिन उसकी गर्दन एक तरफ को ढलक गई। सफ़ेद रंगत बंद आँखें, भीगी पलकें और चेहरे पर आंसुओं के निशानात। ज़ोहर बेख्तियार आकाशा को देखे गया, फिर अपना सर झटका। जाने कब से गनूदगी उस पर तारी हो गई। ज़ोहर ने आकाशा को नरमी से सहारा देते बेड पर लिटाकर कंबल अच्छे से ऊपर उड़ा दिया और खुद काफ़ी लम्हों तक आकाशा को देखता रहा। तभी अजान की आवाज़ें कानों में गूंजी और खुद नमाज पढ़ने की नीयत से उठ खड़ा हुआ। कैसी है भाभी की तबीयत? हादिया ने धीमे आवाज़ धीमी रखे ज़ोहर और आयशा को मुखातिब किया। पहले से बेहतर है। जवाब ज़ोहर की तरफ से आया। अच्छा मामा, आकाशा उठ जाए तो नाश्ता करवा दीजिएगा, मेरी मौजूदगी में शायद वो ज़िद्दीपन में आ जाए। ज़ोहर कहता ऑफिस के लिए तैयार होता बाहर चला गया। तब तक मैं नाश्ता लेकर आती हूँ, आप भी नाश्ता कर लें। हादिया भी इसे कहती हुई बाहर चली गई। आयशा बेगम सोफे से उठते आकाशा के पास बेड पर बैठते उसके बालों में उंगलियां चलाते बेड ग्राउंड से टेक लगा ली। अम्मा। आकाशा के बुड़बुड़ाने पर आयशा बेगम फौरी सीधी होकर बैठी। आकाशा। आयशा बेगम के पुकारने पर आकाशा ने धीरे से आंखें खोली। अपने पास आयशा बेगम को झुके देखकर कल का मंजर उसकी आंखों में घूम गया, जिस पर उसने गर्व से दोबारा आंखें मूंद ली। अब कैसे फील कर रही हो बेटा? लेकिन आकाशा ने कोई जवाब नहीं देना मुनासिब समझा और उठकर बैठ गई। खफा हो? आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आप तो हैं ज़ोहर की मामा, वो आपका खून है, फिर भला उसका साथ क्यों नहीं देती? आकाशा ने आयशा बेगम की नज़रों में देखते दुख भरे अंदाज में कहा। बेटा मैं डर गई थी। मैंने कल से पहले कभी ज़ोहर को इस रूप में नहीं देखा। मुझे लगा अगर मैंने दरवाज़ा भी तोड़वाया तो अपने आप से बाहर हो जाएगा। प्लीज़ बेटा मुझे माफ़ कर दो। आयशा बेगम ने टूटे हुए लहजे में माजरत की। इट्स ओके आंटी, वो ऐसा ही है वैशी, बस आपको कल अंदाज़ा हुआ है। खैर
आकाशा ने गहरी सांस ली। आयशा बेगम को अपनी अम्मा की जगह समझती थी, फिर कैसे उनको माफ़ी मांगता देख सकती थी। ज़ोहैर पे शर्मिंदा है अपनी हरकत पे, उसे एहसास हो गया है वो दिल का बुरा ना। आयशा बेगम ने ज़ोहैर की सफाई में कहना चाहा, प्लीज़ आंटी, वो आपका बेटा है और माओं के लिए बेटे एक जैसे ही हों, जैसे भी हों प्यारे ही होते हैं, मुझे आपसे कोई गिला नहीं। आकाशा ने आयशा बेगम की बात काट दी। आयशा बेगम ने कुछ कहने को लब्बा किया, लेकिन हादिया की दरवाज़ा नॉक करके अंदर आने पर खामोशी इख्तियार कर ली, जबकि आकाशा की नज़र उसके जले हुए हाथ पर ठहर गई। ये ने भाभी, गरम गरम नाश्ता तैयार है। हादिया ने खुश उसलूबी से नाश्ता साइड पर टेबल पर रखते कहा। मुझे भूख नहीं। आकाशा को अपने कल वाले रवैये पर शर्मिंदगी होने लगी, लेकिन किसी पर जाहिर नहीं की। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं, कल भी कुछ नहीं खाया मेरी बेटी ने, आयशा बेगम ने इतने प्यार से कहा जिस पर आकाशा को मानते ही बनी। सो मुंह धोने के लिए उठ गई। हादिया ने उठने में मदद करनी चाहिए तो आकाशा ने भी इनकार ना किया। आकाशा की वापसी पर तीनों ने मिलकर खाना खाया। आकाशा की नजरें बार बार हादिया के जले हुए हाथ पर पड़ती, अपने रवैये की माफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन फिर ये सोचकर सर झटक दिया कि सज़ा तो दे दी इसने के भाई ने, अब मैं क्यों सॉरी करूँ हूँ, और खामोशी से खाना खाने लगी। ज़हे नसीब, आज चांद को अपनी चांदी हमारे घर में बिखेरने की कैसे सूझी। वो सोफे पर बैठे अपने मोबाइल में लगी जब आवाज़ पर सर उठाकर आने वाले को देखा। ब्लू पैंट जो फैशन के नाम पर घुटने से फटी थी और सफ़ेद शर्ट में मरबूत, शर्ट के कॉलर को गर्दन से ऊपर को उठे हुए थे, बालों का जगह जगह ब्राउन कलर करवा रखा था, आंखों में खबासत लिए उसे देख रहा था। मैं भागा भागा चलाया जब मुलाजिम ने बताया कि मिस जुमल महमूद ने हमारे घर को रौनक बख्शी है। उसने जुमल के साथ सोफे पर बेतकल्लुफ़ी से बैठते जुमल को देखा, जो गैर इरादी तौर पर फासला कायम करके बैठ गई। और डियर, जल्द ही हमारी शादी होने वाली है, फिर यूँ प्रिटेंड ना करो। उसका इशारा फासले की तरफ था। देखो शहरी, यही बात करने के लिए आई हूँ मैं। मुझे तो तुमसे शादी नहीं करनी, मैं किसी और को पसंद करती हूँ, इसलिए तुम इनकार कर दो। सिमल ने शहरी का रवैया देखते दो टोक अंदाज में बात करना मुनासिब जाना। और तुम्हें ये खुशफहमी क्यों हुई कि तुम कहोगे और मैं इनकार कर दूंगा। शहरी का कहका पूरे ड्राइंग रूम में गूंजा था। देखो हम साथ नहीं चल सकते, तुम और मैं बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, हमारा कोई जोड़ नहीं। सबसे बड़ी बात, किसी और से मोहब्बत करती हूँ मैं। सिमल को शहरी के रवैये पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन खुद पर काबू पाते समझाने की कोशिश करने लगी। ओके डन, ये बताओ जिससे तुम मोहब्बत करती हो वो भी तुम्हें पसंद करता है। सच बताओगी तो शायद मैं कुछ रियायत बरतूँ। जाने कैसा यकीन था शहरी के लहजे में, जैसे वो जानता था जवाब ना ही होगा। नहीं, वो मुझे पसंद नहीं करता। सिमल की आवाज़ बमुश्किल ही शहरी तक पहुंची। जब वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता तो तुम मुझसे शादी करने में क्या एतराज़ है। मैं भी तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ ना। मैं इसे हासिल कर लूँगी, तुम बस शादी से इनकार कर दो। सिमल ने इल्तिजाई अंदाज में कहा। वो राज़ी नहीं है क्या। उसने कुरेदना चाहा। नहीं, एक लफ्ज़ी जवाब। ओह क्यों, अगर तुम मुझसे शेयर करो तो शायद हम दोनों मिलकर कोई हल निकाल लें। उसका निकाह हो चुका है मेरी दोस्त से, वो उससे मोहब्बत करता है। ओह ओके डन, हो गया इनकार, मैं इस रिश्ते से इनकार कर दूंगा। शेरी ने सोफे पर हल्के से हाथ मारते कहते पीछे टेक लगा ली। वाह, थैंक यू सो मच शेरी, तुम्हें पता नहीं तुमने मेरी कितनी मुश्किल आसान कर दी। सुमल जोर से सोफे से उठ खड़ी हुई और शेरी को देखते चहकी। ना ऐसे नहीं। शेरी ने उसका हाथ पकड़ते दोबारा सोफे पर बैठा दिया। जब सिमल ने सवालिया अंदाज में शेरी को देखा। जब तुम किसी और के शोहर पर नज़र रख सकती हो तो तुम किसी और की बीवी बनकर मुझ पर भी नज़र रख सकती हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। शेरी ने जुमल के चेहरे पर आई जुल्फ को दाएं हाथ की उंगली से खींचते बेतुल्फाना अंदाज अपनाया। दिमाग ख़राब है तुम्हारा, होश में हो या पी रखी है। सिमल ने फनकारते हुए उठ खड़ी हुई। खुद पर बात आई तो मैडम को आगे लग गई। तुम्हें ये रवैया ज़ेब नहीं देता डियर, जो किसी के शोहर पर नज़र रख सकती है सबसे बढ़कर अपनी दोस्त के शोहर पर नज़र रख सकती है। क्या अब तक किस पर नज़र रखती हो। मैं तो उसी लड़की को बीवी नहीं बना सकता, अलबत्ता कुछ और। उसने मायने तेजी से कहते बात अधूरी छोड़ी। बकवास बंद करो अपनी, मेरी गलती थी जो तुम्हारे पास मदद को चली आई, भाड़ में जाओ तुम। सिमल ने अपनी बात मुकम्मल करते बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिया, लेकिन शेरी ने जल्दी से आगे बढ़ते उसका रास्ता रोक लिया। ऐसे तो नहीं जा सकती। शेरी के अंदाज पर सुमल के दिमाग में खतरे की घंटियाँ बजने लगी। अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बता दूंगी, जिनके सामने तुम शरीफ बनने का ढोंग रचाते हो। जिमल की धमकी अमगेज अंदाज पर वो मुस्कुराया। वो आउट ऑफ कंट्री हैं डियर, और जब तक वापस आएंगे मैं तमाम सबूत ख़त्म कर चुका हूँगा। शेरी के कमेंटगी भरी अंदाज पर जिमल सागत ज़्यादा रह गई। शेरी सिमल का हाथ पकड़ खींचते ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। सिमल चिल्लाते मजामत करने लगी, लेकिन बेसूद। सारा कॉन्फिडेंस सारी एक धड़ी की तरह रह गई। उसे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस होने लगी। चेहरे का रंग लट्ठे की मानी सफ़ेद पड़ गया, लेकिन शेरी वैसे ही जुमल का बाजू पकड़े घसीटते हुए सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। तभी रेलिंग पर लगे वास पर जुमल की गिरफ्त पड़ गई और अगले ही पल उसने पूरी कौर से शेरी के सर पर मार दिया, जिस पर एक तेज़दार खून की लहर शेरी के सर पर फूट पड़ी और उसका हाथ छोड़े वो ही ज़मीन पोस हो गया। सिमल परवाह किए बगैर सीने उतरती नीचे को भागी और फौरन बाहर की तरफ भागते अपनी गाड़ी में आ गई, लेकिन शिट,
गाड़ी की चाबियां तो वहीं लाउंज के टेबल पर पड़ी रह गई थी, और अब तक अगर शहरी संभल चुका हुआ तो नहीं, अब दोबारा वापस जाने का रिस्क नहीं ले सकती। इसलिए गाड़ी को वहीं छोड़े एक पल भी जाए के बगैर दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। चौकीदार ने सिमल को भागते हुए इसी तरफ आते देखा तो फौरन दरवाजा खोल दिया। सिमल के भाग आने पर इतना अंदाजा तो कर गया था कि इन लड़कियों की तरह नहीं थी जो उसके मालिक के बेटे के पास आती। जब मालिक और बेगम घर पर मौजूद नहीं होते तो उसने भी अपनी नौकरी पर रिस्क लेते उसको जाने दिया। जिमिल यूं ही अंधाधुंध भागने लगी, यहाँ तक उसका सांस फूल गया, लेकिन घबराहट इतनी थी कि रुकने का रिस्क नहीं ले सकती थी। जूता कब उसके पैरों से निकला कुछ होश ही ना था। सड़क पर भागने और पाँव से खून रेंगने लगा था। धूप और घबराहट से पसीना फूटने लगा। पैरों में मजीद चलने से जवाब दिया, लेकिन वो मजीद भागती रही। जब बात इज्जत पर बन जाए तो इंसान सब कुछ भूल जाता है, अगर याद रहता है तो सिर्फ इज्जत, जो जान से भी प्यारी होती है। आज जुमल को भी यही याद था, बस इज्जत, जिसके लिए वो कभी शायद कारपेट पर भी नंगे पाँव न चली हो, आज मिलों जख्मी पाँव समेत भागने को तैयार थी। मजीद भागने पर सामने आती गाड़ी दिखाई दी। हालांकि दोपहर का वक्त था, लेकिन सड़क सुनसान थी, जैसे आधी रात गुजर चुकी हो। बगैर सोचे समझे अजलत में गाड़ी के आगे आते उसने को रोकने के लिए खड़ी हुई, लेकिन दूसरी तरफ से अगर बरवक्त ब्रेक ना लगती तो शायद जुमल हादसे का शिकार हो जाती। लेकिन आज उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। ओ मैडम, अगर मरने का शौक है तो कहीं और। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? वो जो अपने ध्यान में फनकारते हुए निकला था, सामने जुमल को देखकर लहजे में नरमी और फिक्र समाटाई हुई जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा। प्लीज़ अभी जल्दी यहाँ से चलें, प्लीज़ जल्दी चलें। जुमल कहते अपनी जल्दी से उसकी गाड़ी की बैक सीट की तरफ बढ़ी, लेकिन लॉक लगा पाकर फ्रंट डोर को खोला। डोर खोलने पर फ़ौरन गाड़ी में बैठ गई। वो जो बाहर जहरज़दा खड़ा था सर झटकता गाड़ी में आ बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। थोड़ी स्पीड तेज़ करें प्लीज़। जुमल ने खौफजदा निगाहों से कभी दाएं तो बाएं पीछे मुड़ते देखते अजलत में कहा, क्या बताएंगी, हुआ क्या है, इतनी परेशान क्यों है? आखिर उसने गाड़ी की स्पीड तेज़ करते एक नज़र जुमल पर डाले पूछा। जुमल अभी होने वाले वाक़ये का तसव्वुर करते ही लड़ज उठी। आंखों से आंसू रवां हो गए। ये सोच उसे लड़ जाने के लिए काफ़ी थे। अगर आज वो किसी तरह खुद को बचाने में नाकाम हो जाती तो उसने आगे की सोच से ही उसकी रूह तक कांप जाती। देखिए सुमेल, रोने से कुछ नहीं होगा। क्या हुआ है? अगर आप मुनासिब समझे तो बता दें, भरोसा कर सकती हैं मुझ पर। सुमन ने रोते हुए शेरी की बदतमीजी का सारा वाक़या सुना दिया। वाक़या सुनाते उसके रोने में शिद्दत आ गई, यहाँ तक कि हिचकियाँ बंध गई। व्हाट? आपको चाहिए था ऐसे नीचे इंसान को कत्ल करके आते? दिल कर रहा है अभी जाकर उसकी हड्डी पसली एक कर दो। उसने गुस्से से होलते स्टीयरिंग पर जोर से मुक्का रसेद किया, यहाँ तक कि उसके गुस्से से जुमल भी रोना बोले खौफजदा हो गई कि कहीं वापस ही ना चल पड़े। देखें पर्णिया के भाई, आप गुस्सा नहीं करें, मैं मामा को बता दूंगी, वो देख लेंगी। जुमल ने थूक निकलते घबराते हुए अंदाज में कहा, जिस पर उसने एक नज़र जुमल के खौफजदा चेहरे पर डाली और ख़ुद पर काबू पाता जुमल की तस्वीर की। वाजिद उस्मान नाम है मेरा। वो सॉरी, मुझे आपका नाम नहीं मालूम था, जिमल ने माजूद करते हुए कहा, जिस पर वाजिद गहरा सांस लेता रह गया। हैरत है, यहाँ मेरा दिल है कि जिमल नाम की गर्दान किए नहीं थकता, और यहाँ मैडम को मेरा नाम तक नहीं जानती। वाजिद ने बुड़बुड़ाते हुए कहा, क्या मुझसे कुछ कहा? जुमल जो उसकी बुड़बुड़ाहट सुनने का में नाकाम थी पूछ ही लिया, नहीं कुछ भी नहीं, अभी आपका घर आ गया है। वाजिद ने गाड़ी महमूद हाउस के बाहर रोक दी। थैंक यू, आपने मेरी इतनी मदद की, अगर आप ना आते तो शायद। जुमल की आवाज़ में नमी छा गई। तो अल्लाह आपकी मदद के लिए किसी और को भेज देता, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अपना ख्याल रखिएगा, वाजिद कहता हुआ गाड़ी दौड़ा ले गया, और जुमल भी खुद पर काबू पाती अपने अंदाज को नॉर्मल रखने की कोशिश करते घर के अंदर दाखिल हो गई। आज का दिन नहायत थका देने वाला था। आकाशा की फाइल को टुकड़ों में तकसीम कर देने पर उसे सारा काम दोबारा से करना पड़ा। अपनी मेहनत के ज़ाया होने पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो मज़ीद कुछ बुरा नहीं करना चाहता था। अब वो सब बेहतर करने की कोशिश करेगा। बाकी का काम घर जाकर करने के इरादे से फाइल समेटता गाड़ी में आ बैठा और घर की तरफ रवाना हुआ। जब वो घर में दाखिल हुआ तो लॉन्च में आयशा बेगम, हादिया और आकाशा भी बातों में मशगूल थी, जिस पर सुहेर की हैरत बेयकीनी थी। हादिया की मौजूदगी में आकाशा न सिर्फ वहाँ टिकी, बल्कि हल्के फुल्के हादिया से भी बातें कर रही थी। सबको सलाम करता आयशा बेगम से प्यार लेता सोफे पर आ बैठा। सुहेर की आमद पर आकाशा अजनबियत का लिबास दौड़े चुप हो बैठी। क्या बातें हो रही थी? हम मामा से उनके बचपन की बातें सुन रहे थे, हादिया ने एक्साइटेड होते पुरजोश अंदाज में कहा। हाँ, वेरी गुड। जोहर, तुम फ्रेश होकर आओ, मैं खाना लगवाती हूँ। सुबह भी नाश्ता किए बगैर चले गए। मामा आप बैठे, भाई के लिए मैं खाना लगवाती हूँ, आयशा बेगम को उठता देखकर हादिया ने कहा, और खाना लगवाने चल दी। जोहर एक नज़र आकाशा पर डालते उठ खड़ा हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। यहाँ तक कि खाना भी कमरे में ही खा लिया था उसने। काफ़ी देर तक हादिया और आयशा बेगम बातें करती रहीं। कमरे में जाने का मन नहीं था। उस कमरे का तस्वर करते उसे घुटन होने लगी थी। कल का दिन जिस तरह अजियत में उस कमरे में गुजारता उसका तस्वर भी नहीं करना चाहती थी। तन्हाई मिलता ही अम्मा की यादों से पल पल तड़पाती थी। हादिया, रात काफ़ी हो गई है, अब आराम करो। आयशा बेगम ने हादिया को प्यार करते कमरे में भेज दिया। वो आकाशा से कुछ बात करना चाहती थी।
आकाशा, मैं तुम्हें सुबह से कुछ कहना चाहती थी लेकिन मुझे मुनासिब नहीं लगा। आयशा बेगम ने बात का आगाज़ करते कहा। क्या आंटी? देखो बेटा, ज़िंदगी में ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मायूसी का मुजाहरा करें। हमें सब्र करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन मुझे तुम्हारी रात वाली हरकत मुनासिब नहीं लगी। अगर तुम्हें कुछ होता था तो सोचा है क्या होता, हराम मौत पड़ जाती। आयशा बेगम अपने खदशात को दूर करने और आकाशा को समझाने का फैसला करते हुए बात शुरू कर चुकी थी। सॉरी आंटी। आकाशा को वाकई अपनी गलती का एहसास हो रहा था। देखो बेटा, ज़िंदगी उतार चढ़ाव का नाम है। अच्छा बुरा वक्त आता है, बहुत से लोगों की वजह से हमें अजियत सहनी पड़ती है, लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ तबाह करने में इस कदर आगे निकल जाओ कि अपने आखिरत ही दांव पर लगा दो। अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए, ना कि मायूसी में। मायूसी कुफर है, समझ रही हो ना जो मैं समझाना चाह रही हूँ? आयशा बेगम ने नरमी से आकाशा का हाथ अपने हाथ में लिया। जी आंटी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं अपने के पर की माफ़ी अल्लाह से मांगूंगी। आकाशा अपनी हरकत पर वाकई शर्मसार थी। एक और बात, कल मैंने हादिया से सारी बात पूछी थी, लेकिन जैसे तुम बेकसूर हो वैसे भी वो बेकसूर है। ज़ुहैर ने जो कुछ किया उससे हादिया लाइल थी। आयशा बेगम ने अली से ये तक सारी बात सुना दी, क्योंकि आज वो आकाशा के रवैये में हादिया के लिए लचक देख चुकी थी। इसीलिए उन्होंने बताना मुनासिब समझा। हादिया के साथ अपना रवैया अच्छा कर लो बेटा, वो बेकसूर है। वो कुछ देर से बाद यहाँ से ब्याह कर चली जाएगी। माँ होने के नाते वो सच्चाई की वजह से हादिया की तरफदारी कर रही हूँ। आयशा बेगम आकाशा को हैरत में डाल गई। ओह, तो ज़ुहैर हसन, देखो आज तुम्हारे नाम नेहाद इंतकाम का किस्सा भी तमाम हो गया। जिस इंतकाम में तुमने मेरी ज़िंदगी चीरन की, वो तो रेत के माने निकला, जो महज एक हवा के झोंके से खाक में मिल गया। नफरत है मुझे तुमसे। सारी बात सुनने के बाद आकाशा ने ख्याल ही ख्याल में ज़ुहैर को नफरत भरे अंदाज में मुखातिब किया। क्या सोच रही हो आकाशा? बताओ, हादिया को माफ़ करोगी ना? आकाशा को खोए देखकर आयशा बेगम ने दोबारा मुखातिब किया। जी आंटी, मैं कोशिश करूँगी अपना रवैया बेहतर रखने की। आकाशा का कह देना ही आयशा बेगम को पुरसुकून कर गया। ज़रूर बेटा, ओके, अब आराम करो, रात काफ़ी हो गई है। आयशा बेगम ने आकाशा को रुखसार थपथपाते कहा, और आकाशा भी वक्त का अंदाज़ा करते अपने कमरे में आ गई, जहाँ ज़ुहैर वही फ़ाइल बनाने में मगन था। आकाशा कुछ भी कहे बगैर अलमारी की तरफ बढ़ी और चादर निकाल लाई और सोफे पर आ बैठी। मुझे अच्छा लगा तुम्हारा हादिया के साथ नॉर्मल रवैया देखकर। ज़ुहैर ने वैसे ही काम में हो बगैर आकाशा पर नज़र डाले कहा, लेकिन आकाशा ने कोई जवाब देना मुनासिब ना समझा। तुम्हारे रवैये की वजह जान सकता हूँ? आपकी बार आकाशा की तरफ देखते पूछा, लेकिन बेसूद। आकाशा बगैर जवाब दिए लेट गई। ज़ुहैर को खुद का नज़रअंदाज किया जाना खोलने लगा, लेकिन जब्त करता दोबारा काम करने लगा, जबकि आकाशा कम्बल ताने सोफे पर नीम तराज हो गई। आज संडे था, जिसकी वजह से आयशा बेगम ने बख्तार बेगम को भी इनवाइट कर लिया। अच्छे अच्छे खानों की खुशबू से घर महक उठा था, लेकिन हादिया ने बिरयानी खुद से बनाने का इरादा किया, सो हमेशा की तरह नेट से रेसिपी देख के अपने काम में जुट गई, जबकि बाकी के खाने मुलाजमा से नए बनाए थे। आकाशा ने खाना खुद से बनाना चाहा, लेकिन आयशा बेगम ने मना कर दिया कि शादी को अभी इतने दिन ही कितने हुए। सो आयशा बेगम के पास वो बैठी बातें कर रही थी। ज़ुहैर वाजिद की तरफ गया था। हादिया बिरयानी बनाने में मगन थी जब उसके मोबाइल की बैटरी डेड हो गई। उफ, इसको भी अभी डेड होना था। हादिया ने चिढ़ते हुए मोबाइल को कोसते जल्दी से चार्जर लेने अपने कमरे की तरफ बढ़ी। क्या हुआ, इतनी जल्दी बन गई बिरयानी? आयशा बेगम ने हादिया को किचन से बाहर निकलते देख हैरत का मुजाहरा किया। कहा मामा, इसकी बैटरी डेड हो गई है। हादिया मोबाइल देखते रुआंसी हुई। अच्छा ऐसा करो, आज वो बना लेती हैं, फिर तुम कभी बना लेना। आयशा बेगम के मशवरे पर हादिया का चेहरा उतर गया। चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। आकाशा ने ना सिर्फ कहा बल्कि उठ खड़ी हुई। आयशा बेगम की आंखें खुशगवार हैरत से उभर आई। थैंक यू सो मच। हैरत तो हादिया को हुई, लेकिन फिर चहकते उसका हाथ पकड़ किचन में ले गई, जहाँ दोनों मिलकर बिरयानी बनाने में लगी। रुको हादिया, अहमद को बिरयानी में लीमू नहीं पसंद, इसलिए लीमू की तह न लगाओ। मैंने सालन में लीमू का रस डाल दिया है। आकाशा ने हादिया को देखते कहा, जिस पर मुस्कुराते हुए लीमू साइड पर रख गया और ढक्कन बंद कर दिया। साथ आकाशा उसे बिरयानी के पसंद नापसंद के बारे में आगाह करती रही। बिरयानी को दम पर लगाते हुए दोनों फ्रेश होने चली गई। जब तक आकाशा फ्रेश होकर नीचे आई, ज़ुहैर भी वापस आ चुका था। आयशा बेगम और ज़ुहैर बातों में मसरूफ थे। अब मुझे तुम्हारी कोई शिकायत नहीं मिले। आकाशा के साथ तुम्हारा रवैया अच्छा होना चाहिए। ये वो आखिरी बात थी जो आकाशा ने नीचे आते हुए सुनी थी। मामा, मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलेगी, लेकिन आकाशा की गारंटी नहीं। ज़ुहैर जो आकाशा को देख चुका था, सोफट से तीर छोड़ दिया, जिस पर आयशा बेगम ज़ुहैर की बात से हैरत जता थी कि एकदम ज़ुहैर पटरी से कैसे उतर गया। अभी तो हामी बोल रहा था, लेकिन पीछे आकाशा को खड़े देखकर समझ गई और नाराज़गी से ज़ुहैर को देखा, जैसे कह रही हो बाज आ जाओ। आंटी के सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं भी तुम्हें जिज कर दूंगी। शिकायत मुझसे नहीं तुमसे ही होगी। आकाशा सोचते आयशा बेगम के साथ बैठ गई। तब तक मेहमानों के आमद का पैगाम मुलाजमत दे गई, तो वो भी उनके इस्तकबाल को खड़े हुए, जबकि आकाशा वहीं बैठी रही। कुछ देर बैठने के बाद वो उठकर किचन में चली गई।
आयशा बेगम और ज़ुहैर बख्तार बेगम और रियान को लॉन्च में ही ले आए। तब तक हादिया भी नीचे आ गई। बख्तार बेगम ने प्यार करते हादिया को अपने साथ बिठा लिया और खुशखबरियों का सिलसिला चल निकला। सब कितना कंप्लीट है, किसी को भी मेरी ज़रूरत नहीं। उन लोगों के हंसी मजाक की आवाज़ें किचन तक बआसानी सुनी जा सकती थी, जिस पर आकाशा जाने की एहसास कमतरी का शिकार होने लगी। भाभी आप भी आए, आंटी आपको पूछ रही हैं। हादिया ने उसे किचन में मौजूद देखा। आकाशा को खुद को मजबूत करती लॉन्च में सबको नॉर्मल आवाज़ से मुश्तरका सलाम करती सोफे पर बैठ गई। जो बख्तार बेगम और रियान को बावर कराने के लिए काफ़ी था, उनके रिश्ते में पहले जैसी उनसियत नहीं। लेकिन बख्तार बेगम ने आगे बढ़ते आकाशा को गले लगा लिया, जिस पर आकाशा साकित रह गई। अम्मा के बाद एक यही पनाहगाह तो थी जहाँ सुकून महसूस करती थी। सारा बचपन उनकी गोद में गुजरा था। मोहब्बत, प्यार और शफकत क्या नाता इस पनाह में। यही सब महसूस करते आकाशा की आंखें नम हो गई, लेकिन खुद पर जब्त करती उनसे अलग हो गई। कैसी है मेरी बेटी? आकाशा समझने से गाती थी कि बख्तार बेगम का रवैया कैसे तब्दील हो गया। और रवैया सच था जो कॉल पर सुना था, यही वाला। लेकिन इस रवैये में उसे सच्चाई नजर आने लगी। ठीक, मैं आप कैसी? नजर चुराते चाहते मैं बिल्कुल ठीक, बस तुम्हें बहुत मिस करते हैं। बख्तार बेगम ने एक बार फिर आकाशा को प्यार किया। भाई अब मेरा घर सोना हो गया है। आकाशा से घर में रौनक होती थी, अब वो यहाँ आ गई है। मुझे भी अपने घर में फिर से रौनक चाहिए। बख्तार बेगम ने काम की बात कर रही थी। अरे तुम लोग ऐसे क्या देख रहे हो? मैं रियान और हादिया की रुखसती की बात कर रही हूँ। वो पढ़ाई का बहाना नहीं चलेगा, वो हादिया शादी के बाद भी कर लेगी। बख्तार बेगम के कहने पर रियान समेत सभी हैरतज़दा थे, क्योंकि रियान को भी बख्तार बेगम के इस फैसले का इल्म नहीं था। लेकिन आयशा बेगम ने कुछ कहना चाहा। देखो, आखिर को हादिया को हमारे घर ही आना है, तो फिर बताओ ताखिर कैसी? और शादी की तैयारियों का क्या है? वो तो हो ही जाएंगे। अरसलान भी रजामंद है, अगले हफ्ते वो वापस आ जाएंगे तो तैयारियां शुरू करेंगे। अब कोई इनकार का जवाब नहीं है। बख्तार बेगम ने बात ही ख़त्म कर डाली। ठीक आंटी, हमें कोई एतराज़ नहीं, जैसे आप चाहें। ज़ुहैर के कहने पर आयशा बेगम ने भी रजामंदी दे दी। ठीक है, अगले महीने की 15 तारीख रख लेते हैं। बख्तार बेगम तो जैसे सब सोच कर आई थी, सबकी रजामंदी पर मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हो गया। जब बुआ ने खाना लगने का पैगाम दिया तो सभी मुस्कुराते हुए उठ खड़े हुए। खाना अच्छे माहौल में खुशगपियों में खाया गया था। खाने के बाद चाय का दौर चल पड़ा। अहमद, आकाशा ने चाय रियान के पेश करते पुकारा, जो ज़ुहैर के साथ लग बातों में मसरूफ था। एक पल को रियान भी आकाशा को देखता रह गया। मुझे लगा शायद तुम मेरा नाम भूल गई हो, लेकिन आज काफ़ी दिनों बाद तुम्हारे मुँह से अहमद सुना। मुझे खुशी हुई, रियान ने कहते हुए कप उठा लिया। लेकिन आकाशा ने कोई जवाब नहीं दिया और दूसरा कप ज़ुहैर को पेश करने के बजाय टेबल पर रखना चाहा। लेकिन ज़ुहैर ने उसका इरादा भांपते जल्दी से आगे बढ़कर कप उठा लिया। थैंक यू, मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन बदले में आकाशा आंखें घुमाते मुंह बनाते चल पड़ी। आखिर को शाम को बख्तार बेगम और रियान रुखसत हो गए, लेकिन बख्तार बेगम शादी की डेट बताना ना भूली, जिस पर सब मुस्कुरा दिए। दिन कम थे और तैयारियां ज़्यादा थी, जिसकी वजह से अभी से हर तरफ शादी की तैयारियां शुरू हो गई। बख्तार बेगम से मिलने के बाद आकाशा फ्रेश सी रहने लगी। नाराज़गी ख़त्म तो ना हुई, लेकिन बख्तार बेगम का प्यार अपनाया तो उसके मूड पर अच्छा तासुर डालने का बाइस बन गई। लेकिन दूसरी तरफ आकाशा ने ज़ुहैर को ज़िक्र पहुँचाने का कोई भी मौका हाथ से जाने ना दिया। हर वो काम जिस पर ज़ुहैर रजामंद होता, उसके मुखालिफ आकाशा काम कर जाती और ज़ुहैर अपनी जगह ताव खाता रह जाता। लेकिन वो मज़ीद गलत नहीं करना चाहता, तो उसने कोशिश की थी आकाशा से माफ़ी मांगने की, लेकिन हर बार अना आड़े आ जाती। आज भी आकाशा और हादिया को कुछ खरीदारी करने बाजार जाना था। खान बाबा को आयशा बेगम ने काम के सिलसिले में बाजार भेजा था। अगर उनको हादिया और आकाशा को बाजार जाने का पता होता तो उनको भी साथ भेजते थे, लेकिन अब वो क्या करती। ज़ुहैर, अगर तुम फ्री हो तो हादिया और आकाशा को बाजार ले जाओ। आयशा बेगम ने ज़ुहैर को कहीं जाने के लिए तैयार देखकर कहा। अभी मैं एक मीटिंग के सिलसिले में जा रहा हूँ मामा। ज़ुहैर ने लाउंज में दोनों पर एक नज़र डालते आयशा बेगम को मुखातिब किया। मीटिंग कैंसिल भी तो हो सकती है। आकाशा ने जिद कर देने वाली मुस्कुराहट ज़ुहैर की तरफ उछालते कहा। मामा, मेरी ज़रूरी मीटिंग है, कैंसिल नहीं कर सकता। दोनों कल चले जाएंगे शॉपिंग पर। ज़ुहैर ने अपनी तरफ से मशवरा दिया। ना जाओ, हम कैब में चले जाते हैं। आकाशा ने कंधे उचकाते हर दर्मी का मुजाहिरा किया, जिस पर ज़ुहैर ने आकाशा की तरफ देखते ठंडी सांस खारिज की। आकाशा का क्या भरोसा ज़ुहैर को जिद करने के लिए कैब पर चली जाती। ज़ुहैर ने अपनी जेब से फ़ोन निकालते कुछ नंबर डाल के और कान से लगाया। गफूर, आज की मीटिंग कैंसिल कर दो, आज मैं नहीं आ पाऊंगा। ज़ुहैर ने मजीद तो 1-2 मिनट बात किए, फ़ोन रखते दोनों को मुखातिब किया। ओके चलो। ज़ुहैर की मीटिंग कैंसिल हो जाने पर आकाशा अपनी मुस्कुराहट छुपा के उठ खड़ी हुई, लेकिन ये मुस्कुराहट ज़ुहैर से मुख्फी ना रह सकी। आज पहली बार आकाशा को मुस्कुराते देखा था और वो उसकी दिलफरेब मुस्कुराहट को दिल में दाद दिए बगैर ना रह सका कि मुस्कुराहट उसके चेहरे पर अच्छी लगती थी। आकाशा ने आज जैसे ज़ुहैर के ज़ब्त का पैमाना लबरेज करने की ठान ली। सुबह से शाम होने वाली थी, लेकिन मजाल है जो उन दोनों की शॉपिंग मुकम्मल होने का नाम ले ले।
पहले वो दोनों के साथ मॉल में चला गया, लेकिन उनकी शॉपिंग मुकम्मल ना होते तक गाड़ी में आ बैठा। ज़ोहैर का दिल कर रहा था यहीं छोड़कर वापस चला जाए और ड्राइवर को भेज दे, लेकिन फिर घर जाकर आयशा बेगम से जो डांट सुननी पड़ती वो उसके लिए सब्र के घूंट भेजता रहा था। भला आखिर उसने आकाशा और हादिया को मॉल से निकलते देख शुक्र अदा किया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। आते हुए मैं बैठी थी, अब आप फ्रंट पे बैठ जाएं। हादिया बगैर आकाशा की सुना खुद पिछली सीट पर विराजमान होते दरवाज़ा बंद कर दिया। जब आकाशा को चारों न चार बैठना ही पड़ा। दोनों ही बैठते ज़ोहैर ने गाड़ी आगे दौड़ा दी। रुको, यहाँ गाड़ी रोकना, आकाशा ने एक तरफ का इशारा करते हजरत में कहा, जैसे अगर ज़ोहैर ने गाड़ी ना रोकी तो इसकी कीमती चीज़ रह जाएगी। क्या हुआ? ज़ोहैर ने गाड़ी रोके फिक्रमंदी से कहा। वो सामने फ्रूट चाट बहुत मज़े की होती है, मुझे वो खानी है। आकाशा के कहने पर ज़ोहैर को आकाशा की दिमागी हालत पर शक होने लगा। पागल हो गई हो क्या? ये खाओगी क्या? ज़ोहैर ने सामने छोटी सी फ्रूट चाट की दुकान को देखते कहा। दुकान अब बता छोटी थी, लेकिन ग्राहकों से भरी पड़ी थी। मैंने कहीं नहीं सुना या पढ़ा कि फ्रूट चाट खाने वाले पागल होते हैं। हाँ, अगर तुम हो चुके हो तो यह लगवाते हैं। आकाशा ने दो बदू जवाब दिया। लेकिन तुमने मंगवानी है, मैं खुद ले आऊँ। आकाशा ने ज़ोहैर की बात काट दी, जिस पर ज़ोहैर ने गहरी सांस भरते हाथ पर हाथ रखा, जिस पर एक छोटा बट्टा भागा चलाया। सलाम साहब, क्या लेंगे? बच्चे ने मुअद्दब अंदाज में पूछा। अरे तुम इस साइड आओ, मैं बताती हूँ। ज़ोहैर के बोलने से पहले आकाशा ने आगे खोते बच्चे को मुखातिब किया। बच्चा फट से गाड़ी के आगे होता आकाशा के सामने आ खड़ा हुआ। बाजी, आप इस बार बड़ी देर से आई हैं और वो दूसरे साहब नहीं आए? बच्चे ने एक नज़र ज़ोहैर को देखते पूछा। नहीं, उसे कुछ काम था। खैर छोड़ो वो सब। 3 प्लेट ले आओ फ्रूट चाट की, और हाँ, खुबानी की चटनी ज़्यादा लाना। बच्चे ने आकाशा की बात काटते फट से कहा, जिस पर आकाशा ने हंसते हुए सर इस बात में हिलाया। सुनो, प्लेट और चम्मच ज़रा साफ कर लेना। ज़ोहैर के कहने पर बच्चे ने घूरकर ज़ोहैर को देखा। उसे ज़ोहैर की बात कुछ खास पसंद नहीं आई। अरे तुम जाओ, पागल है ये। ज़ोहैर आकाशा ने अपनी छाती की उंगली दिमाग के करीब घुमाते हुए कहा, जिस पर बच्चा हंसता चला गया, जबकि पीछे बैठी हादिया भी बेख्तियार मुस्कुरा दी, लेकिन ज़ोहैर के तेवर देखते मुंह झुका गई। पागल किसको बोला? तुम्हें लगता है तुम भूल गई हो मुझे? ज़ोहैर ने कुलसते हुए ना चाहते हुए बावर कराना चाहा। भूली नहीं हूँ मैं, ज़रा अपना अजीत में गुजरा एक एक पल अच्छे से याद है। आकाशा के नफरत भरे लहजे पर ज़ोहैर खामोश हो गया। मेरा मूड आजकल अच्छा है, जिसे मैं तुम्हारे मुंह लगकर ख़राब नहीं करना चाहती। कोशिश ना करना मुझे मुखातिब करने की। आकाशा ने ज़ोहैर की खामोशी पर शीशे के पार मंजिल को देखते एक बार फिर मुखातिब किया। ये लें बाजी। बच्चे ने इस बार सीधा आकाशा की साइड पर आते फ्रूट चाट की प्लेटें थमाते कहा। फ्रूट चाट की ट्रे देने के बाद बच्चा वापस पलट गया। ये लो हादिया, गारंटी है ऐसी चाट तुमने पहले कभी नहीं खाई होगी। आकाशा ने एक प्लेट हादिया की तरफ बढ़ा दी और एक गाड़ी के डैशबोर्ड के ऊपरी हिस्से पर रखते खुद भी चाट से इंसाफ करने लगी। वाह भाभी, वाकई बहुत मज़े की। हादिया को चाट वाकई पसंद आई थी, जिस पर वो तारीफ़ किए बगैर न रह सकी। देखा, मैंने कहा था ना, मैं और अहमद अक्सर यहाँ आते थे। या यूँ समझ लो कि जब भी कोई रिश्वत देनी होती तो मुझे यहाँ ले आता था, आकाशा ने खाने के दौरान कहा। ज़ोहैर को न जाने क्यों इस उम्मीद पर था कि शायद वो उसे भी दे खाने के लिए, लेकिन आकाशा को फ्रूट चाट से इंसाफ करते देख खुद ही हाथ आगे बढ़ाते प्लेट उठानी चाहिए। ये मेरी है। क्या है ना कि यहाँ पागल लोग खाते हैं, तुम जैसे मगरूर नाम नेहाद इंतकाम पसंद लोगों के लिए नहीं है। आकाशा ने ज़ोहैर का हाथ रोकते तलखी से कहा, लेकिन ज़ोहैर ने कुछ भी कहे बगैर चाट उठाते खाना शुरू कर दी। सबके खाने के बाद ज़ोहैर ने हाथ बजाए। कुछ देर में वो बच्चा दोबारा हाजिर हो गया। ज़ोहैर पैसों की अदायगी टिप समेत करता गाड़ी घर की तरफ गामजन कर दी। दोनों तरफ शादी की तैयारियां अपने पूरे चौकन पर थी। इसके बाद ज़ोहैर जब भी जाता बगैर उन लोग के कहे वहाँ की चाट खिलाता। आकाशा जितना भी तल्ख रवैया रखती, ज़ोहैर इतना ही नरम रवैया रखे हुए था। वो अपने रवैये की तब्दीली को खुद भी समझने से कासिर था कि वो आकाशा के मामले में इतना तहम्मुल मजाज कब से हो गया। आकाशा शादी की हर तैयारी में भरपूर साथ दे रही थी। आकाशा का रवैया सबके साथ अच्छा था सिवाय ज़ोहैर के, और ज़ोहैर अपने रवैये की माफ़ी मांगकर आकाशा का दिल अपनी तरफ से साफ करना चाहता था, लेकिन ये अना इसे झुकने ना देती। ज़ोहैर बेड पर बैठा ऑफिस का काम कर रहा था जब आकाशा थके हुए अंदाज में सोफे पर बैठ गई। रोज़ बाजार के चक्कर शॉपिंग से वो थकावट महसूस कर रही थी। वो दोनों पाँव सोफे पर रखे आंखें मूंदे सोफे से टिक लगाकर बैठ गई। ज़ोहैर जब सारा काम समेट कर उठा तो उसकी नज़र आकाशा पर ठहर गई, जिसका सर एक तरफ को झुक रहा था। थकावट के बाद वो वहीं सोफे पर नींद की वादियों में खो गई। ज़ोहैर बेड से चादर उठाता धीमे कदमों से आकाशा के करीब आता। चादर उस पर देनी चाहिए, लेकिन आकाशा डरकर हड़बड़ा कर उठ गई। लेकिन ज़ोहैर को वहाँ देखकर हैरत और खौफ से सीधी हो बैठी, जिस पर ज़ोहैर शर्मिंदा हो गया। सॉरी, वो मैं बस ये चादर। ज़ोहैर को समझ ना आया वो क्या सफाई पेश करे। अपनी हमदर्दियाँ जताकर क्या साबित करना चाहते हो? आकाशा ने तलखी से खा जाने वाले अंदाज में ज़ोहैर को घूरते हुए कहा। आकाशा को ज़ोहैर का एकदम रवैये की तब्दीली समझ नहीं आई। ओके, सो जाओ, मेरी वजह से तुम्हारी नींद खराब हो गई। ज़ोहैर चादर वहीं रखता बेड पर नींदराज हो गया, और आकाशा भी हूँ करती दोबारा सोने के लिए लेट गई। सिमल ने शहरी के रिश्ते से साफ इनकार कर दिया था। वो यूनिवर्सिटी भी जाना छोड़ चुके थे।
हादिया का सामना वो करना नहीं चाहती थी। रिहान से भी उसने अपना राब्ता मुंतका कर लिया। बस अब तन्हा अपने कमरे में बैठी रहती, पर आखिर उसने मुल्क से बाहर जाने का फैसला कर लिया। उसका ख्याल था वो जितना यहाँ रहेगी खुदगर्जी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी, और ना ही वो हादिया से मिलना चाहती थी। आज वो रियान को हादिया के सुपुर्द करते इस मुल्क से हमेशा हमेशा के लिए जा रही थी। अब वो रियान का कभी पीछा नहीं करेगी। वो अपनी फैमिली की चाह में किसी की फैमिली ख़राब नहीं करेगी। उसने शायद समझ लिया था उसकी किस्मत में एक ख्वाहिश पूरी होना लिखा ही नहीं था। वाजिद दोबारा उस जुमैल से मिलना चाहता था, लेकिन हर बार ये सोचकर चुप हो जाता कि इसकी वजह से कहीं जुमैल मुश्किल का सामना न करना पड़ जाए। वो मिसेस महमूद के रवैये से अंदाज़ा लगा चुका था कि वो पढ़नी और उसे पसंद नहीं करती, और ना उन लोगों का महमूद हाउस में जाना गंवारा था। लेकिन ये खबर उसे अंदर तक हिला कर रख गई कि जुमैल इस मुल्क को छोड़कर जा चुकी है। कहाँ गई ये भी किसी को बताने से जुमैल ने मना कर रखा था। क्या उसकी मोहब्बत का यही अंजाम था? सोचते हुए वो बैठा रह गया और माजी उसकी आंखों के सामने घूम गया। 2 साल पहले अपना घर तामीर करवाने के लिए यहाँ आया था। ये जगह उसे पहले ही पसंद कर चुका था, लेकिन अब प्रॉपर काम करना शुरू कराने के इरादे से आया था। वो रोज़ वहाँ चक्कर लगाता, काम चेक कर जाता कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, जब एक दिन उसने जुमैल को साथ वाले घर से गाड़ी निकालते देखा। बैग शर्ट में मलबूस, बालों को पोनी टेल में बांधे, आंखों में गॉगल्स लगाए वाजिद को अपनी तरफ मुतवज्जा करके। पहले वो रोज़ एक चक्कर लगाकर चला जाता, अब कई घंटों से देखने को बेताब वहीं बैठा रहता। 1.5 साल तक वो यूं ही बैठे रहते, उसका इंतज़ार करता और उसे देखता रहता। कभी वाजिद ने उसे मुखातिब करने की कोशिश नहीं की कि कहीं वो बुरा ना मान जाए। घर की तामीर के बाद भी वो बालकनी में खड़ा उसका इंतज़ार करता, लेकिन फिर कुछ महीने पहले पर्निया की आमद ने एक काम कर दिखाया कि पर्निया और जुमैल की दोस्ती से उनके घर आने जाने लगी। लेकिन मिसेस महमूद की इन लोगों के लिए नापसंदगी देख चुका था, लेकिन अपने दिल से बेख्तियार था। अपने घर वालों से बात करना चाहता था, लेकिन वो सिर्फ उस वक्त के इंतज़ार में था जब तक वो यहाँ शिफ्ट हो जाए। उसका तब से बस नहीं चल रहा शहरी को जान से मार दे। जब जुमैल ने उस दिन का वाक़या दोहराया, वो जल्द से जल्द रिश्ता भेजना चाहता था, लेकिन पहले जुमैल से बात करना चाहता था, जो उस दिन के बाद दिखाई ही ना दी। इस खबर से उसका दिल डूबा जा रहा था कि जुमैल हमेशा हमेशा के लिए मुल्क से बाहर चलेगी। कहाँ गई किसी को भी नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम, क्या बात है मामा अकेली बैठी हैं? ज़ोहर ने ऑफिस आते टीवी देखते आयशा बेगम को सलाम करते इधर उधर नजर दौड़ाते पूछा, क्योंकि हमेशा आकाशा इस टाइम आयशा बेगम के पास होती है, और ख़ुद भी वहीं सोफे पर बैठ गया। हाँ हादिया भी थोड़ी देर पहले ऊपर कमरे में गई है और मैं न्यूज़ सुनने लगी। आयशा बेगम ने टीवी का वॉल्यूम कदरे कम कर दिया। और आकाशा, वो भी तो आपके साथ नज़र नहीं आ रही। आखिर ज़ोहर ने खुद ही आकाशा का पूछ लिया। हाँ, वो सुबह अपनी दोस्त के यहाँ गई थी, उन्होंने जवाब देते ज़ोहर के बदले रवैये को जांचा। क्या सुबह? और अभी तक वापस नहीं आई? ज़ोहर का लहजा फिक्र में ढल गया। आयशा बेगम को ज़ोहर की आकाशा की फिक्र अच्छी लगी। हाँ, कह रही थी शाम में वापस आएगी। खान बाबा को भी मना कर दिया कि लेने ना आए, हो सकता है आने वाली हो। आयशा बेगम ने टाइम देखा जहाँ सुइया रात के 9 बजा रही थी। वक्त का इदराक करते आयशा बेगम भी फिक्रमंद होने लगी। कॉल करके मुझे वापस आ रही है, नहीं तो मैं खुद लेने चला जाता हूँ। ज़ोहर का फिक्रमंद देखकर आयशा बेगम ने लैंडलाइन के पास पड़ी डायरी में से नजमा का नंबर निकाल कर डायल करने लगी। कुछ मिनट बाद होल्ड करने के बाद नजमा की आवाज़ स्पीकर में गूंजी। आवाज़ सुनते आयशा बेगम ने आकाशा के बारे में पूछा, लेकिन जवाब सुनकर उनकी मज़ीद परेशानी बढ़ गई। वो रिसीवर वापस रख दिया। क्या हुआ मामा, आप परेशान क्यों हैं? ज़ोहर ने बेचैनी से पूछा। नजमा कह रही है आकाशा यहाँ से 7 बजे चली गई थी। हॉस्टल से यहाँ का रास्ता 45 मिनट का है, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। आयशा बेगम की बात पर ज़ोहर परेशानी के आलम में खड़ा हुआ। आप मुझे हॉस्टल का एड्रेस है, मैं खुद पता करता हूँ। क्या अब तक रास्ते में हो? आयशा बेगम ने ज़ोहर से ज़्यादा खुद को तसल्ली देनी चाहिए। मामा, अब तक आ जाना चाहिए था आकाशा को, मैं खुद जाऊँगा। ज़ोहर अपने जज्बात खुद भी समझने से कासिर था। आखिर वो क्यों इतना परेशान और बेचैन था। ठीक है, मैं तुम्हें एड्रेस देती हूँ। आयशा बेगम खुद भी परेशान थी, इसलिए ज़ोहर को एड्रेस दे दिया। ज़ोहर ने एड्रेस लेता अजलियत में भाई की जानिब कदम बढ़ाना चाहे, लेकिन सामने से आती आकाशा को देखकर वहीं रुक गया। जान में जैसे जान आई थी। कहाँ थी तुम? और टाइम देखा है? ज़ोहर ना जाते हुए भी तल्ख हुआ। जहाँ भी थी, तुम्हें इससे क्या मसला? तुम्हें क्यों फिक्र हो रही थी? आकाशा ज़ोहर की फिक्र देखकर हैरत में गड़ गई, लेकिन जाहिर किए बगैर नखुवत से मुंह बनाते जवाब दिया। आगे बढ़ने लगी। ज़ोहर ने उसका बाजू पकड़कर वापस खींच लिया। मुझे मसला है, तुम मेरी इज्जत हो, इस घर की इकलौती बहू। इतनी लापरवाही मैं आइंदा बर्दाश्त नहीं करूँगा। ज़ोहर ने सुर्ख आंखों समेत अपने लफ्ज़ों पर जोर देते कहा। आइंदा जहाँ भी जाओ वक्त पर घर आ जाना, और खान पापा के साथ जाओगी और इन्हीं के साथ वापस आओगी। ज़ोहर अपनी बात मुकम्मल करते वहाँ रुका नहीं था। आया बड़ा बर्दाश्त नहीं करूँगा। ना करो, मेरी क्या गलती? रात को रक्षा नहीं मिला और फ़ोन मेरे पास था नहीं। आकाशा ने अपने पीछे से बुलंद आवाज़ में सफाई में कहा, लेकिन ज़ोहर किसी भी रद्दमल के बगैर चला गया। वो भी सर झटके आयशा बेगम की तरफ बढ़ गई और उनको अपने लेट आने की वजह से आगाह करने लगी। कल हादिया की मायूं थी। तमाम कामों में आकाशा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
ज़ोहैर को आकाशा अपने दिल के करीब महसूस होने लगी। आकाशा ने भी ज़ोहैर की बेजा मुखालफत करना छोड़ दी थी। आयशा बेगम आकाशा के रवैये में लचक देखकर दिल ही दिल में खुश और दोनों के लिए दुआगो थी। ज़ोहैर उससे अगले दिन ही आकाशा का नया मोबाइल ला दिया और सख्ती से तलकीन की उसे अपने पास रखे। ज़ोहैर की दिन ब दिन बढ़ती हमदर्दी आकाशा को हैरत में मुब्तला करने लगी। कभी कभी तो नजमा के अल्फाज दिमाग में गूंजने लग जाते, कहीं तो मुझसे अच्छी तो नहीं लगने लगी, लेकिन खुद ही अपना सर झटक कर भुला देती। ऐसा कैसे मुमकिन था? वो कुछ काम के सिलसिले में आयशा बेगम के कमरे में आते दरवाज़ा खोलने के लिए हैंडल घुमाना चाहा, लेकिन अपने नाम की सुनते वहीं कदम जकड़ गए। मामा, मैं आकाशा से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो कुछ भी मैंने आकाशा के साथ किया उसमें शर्मिंदा हूँ। मुझे नहीं पता था आकाशा बेकसूर है। बदगुमानी में आकर मैंने बहुत गलत किया। मेरी वजह से आकाशा को बहुत कुछ खोना पड़ा। मुझे वो अच्छी लगने लगी। मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। मामा, वो मुझे माफ़ कर देगी ना? ज़ोहैर ने आखिर अपने दिल में छुपे खदशात आयशा बेगम के सामने रख दिए और वो फूले नहीं समा रही थी कि उनका बेटा आकाशा को पसंद करने लगा है। लेकिन आकाशा को अपने कदम भारी होते महसूस हुए। हैरत हद से सवा थी। वो बगैर आयशा बेगम की से बात के वापस कमरे में आ गई। अगर ज़ोहैर ने मुझसे माफ़ी मांग ली तो क्या मुझ में माफ़ करने का हौसला होगा? क्या कब किसी की माफ़ी को रद्द कर पाएगी? एक पल को उसे अपना दिल ज़ोहैर के लिए नरम होता महसूस हुआ। अम्मा हमेशा माफ़ करने की तलकीन करती थी, लेकिन वो अपनी माँ की कातिल को माफ़ कर पाएगी? वो अपनी माँ की कातिल के साथ रह पाएगी? कभी नहीं। उसने खुद को मजबूत करते अपने नरम होते दिल पर संगीले की चादर ओढ़ ली। तभी ज़ोहैर कमरे में आता हुआ दिखाई दिया। नदामत से झुका सर धीमे धीमे कदम उठाता आकाशा के पास सोफे पर बैठ गया, लेकिन आकाशा बगैर किसी रद्दमल के बैठी रही। क्या तुम मेरे किए को भुला सकती हो आकाशा? मुझे बहुत बड़ी गलती सरदर्द हो गई, लेकिन तुम मुझे जो सज़ा दोगी मुझे मंजूर है। ज़ोहैर ने बगैर आकाशा की तरफ देखकर सर झुकाए कहा। जो भी सज़ा दूंगी तुम्हें मंजूर होगी? आकाशा ने ज़ोहैर की बात टोकते बेहिसी से कहा। हाँ, मुझे मंजूर है। ज़ोहैर हर सज़ा कबूल करने को तैयार था। ठीक है, हादिया के वलीमे पर तुम्हें सज़ा मिल जाएगी, आकाशा ने आखिर किसी नतीजे पर पहुंचते कहा और उठकर वॉशरूम में घुस गई। पीछे ज़ोहैर उलझन सता रह गया। ऐसी क्या सज़ा देने वाली थी आकाशा उसे? सारा घर छोटी छोटी रंग बिरंगी लाइट से जगमगा रहा था। हर तरफ ख़वातीन हमदा लिबास में मलबूस दिलकश तकरीब से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। ज़ोहैर और आयशा बेगम पहले से तैयार आने वाले मेहमानों को खुशामदीद कह रहे थे। हादी और रियान की मायूं इकट्ठी की जाने की तरकीब रखी गई थी। लड़के वाले तो आ चुके थे। रियान वाइट शलवार कमीज़ के ऊपर बास्केट पहने तरीके से बाल बनाया अच्छा लग रहा था। आकाशा ऊपर हादिया के पास थी। बहुत प्यारी लग रही हो। आकाशा ने हादिया को देखते दिल से तारीफ की। पीले रंग की घुटनों तक आती फ्रॉक जिस पर गोल्डन और लाइट पिंक कलर का काम किया गया था। सर पर पीछे एक दुपट्टा सेट किए, माथे पर मोती के फूल से बना टीका लगाया जिसके नीचे सुर्ख गुलाब की कली थी। कानों में भी वैसे ही झुमके पहने बहुत प्यारी लग रही थी। आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं, हादिया ने जवाबन आकाशा की तारीफ की जो वाकई प्यारी लग रही थी। ये तो भाई तारीफ ना हुई, इसे कहते हैं तारीफ के बदले तारीफ, आकाशा ने नरूटेपन से कहा। तभी लड़कियों की एक टोली कमरे में घुस आई हादिया को नीचे ले जाने के लिए। आकाशा भी हादिया को लिए उठ खड़ी हुई। रियान की आमद पर दोनों को ऑरेंज और पीले फूलों की चादर के साए तले स्टेज पर लाया गया जो रंग बिरंगी बत्तियों और फूलों से चमक रहा था। हादिया ने आकाशा को अपने पास ही रोक लिया। आयशा बेगम भी स्टेज पर आते हादिया को प्यार करने लगी। ज़ोहैर जो आयशा बेगम की बात करने स्टेज पर आया था, आकाशा पर नज़र पड़ते एक पल को साकिर रह गया। आम से रहने वाली आकाशा आज पीले फ्रॉक में मलबूस जिस पर सी ग्रीन काम किया गया था, लाइट सा मेकअप और कानों में मोती के बालियाँ डाले दिलकश लग रही थी। ज़ोहैर की नज़रों का हिसाब खुद महसूस करते आकाशा एक पल को गड़बड़ाई। अगले ही पल स्टेज से उतरने में मेहमानों से मिलने चली गई और कुछ ही देर में मायों की रसूमात शुरू हो गई। सुबह नाश्ते के बाद ही आकाशा और हादिया पार्लर का रुख कर चुकी थी जब ज़ोहैर ने दोनों को पार्लर छोड़ने की जिम्मेदारी खुद सर अंजाम दी। आकाशा और हादिया को वापसी में मैरिज हॉल आना था। आयशा बेगम और ज़ोहैर भी ज़रूरी काम निपटाने के बाद तैयार होने चल दिए। जब तक आकाशा और हादिया मैरिज हॉल पहुंची सब मेहमान आ चुके थे। बारात का इंतज़ार किया जा रहा था। आकाशा हादिया को ब्राइडल रूम में बिठाए जल्दी से बारात के इस्तकबाल को आगे बढ़ी। जब अजरत में किसी से बुरी तरह टकराई, सामने देखा तो ज़ोहैर उसी की तरफ देखने में मगन था। ज़ोहैर को अपनी तरफ मतवज्जा पाकर एक पल को आकाशा का दिल बेख्तियार धड़कने लगा। ज़्यादा तो नहीं लगी? ज़ोहैर ने पीछे हटते पूछा, जिस पर आकाशा चौंक गई। नहीं, आकाशा एक लफ्ज़ी जवाब दिए वहाँ से चल पड़ी तो ज़ोहैर भी इसके हम कदम से कदम मिलाता उसके साथ चल पड़ा। बहुत सारे लोगों ने दोनों की जोड़ी सराहा, लेकिन आकाशा जाने के बाद ये सब बुरा नहीं लग रहा था। लोगों की तारीफ पर एक पल को उसने जोर नज़रों से ज़ोहैर को देखा जो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहा था। बारात का शानदार वेलकम शानदार तरीके से किया गया था। रियान को स्टेज पर बिठा दिया गया जब बाकी मेहमान अपने अपने नशिस्तों पर विराजमान हो गए। कुछ देर बाद हादिया को आकाशा कुछ लड़कियों के समेत स्टेज पर ले आई।
आगे से रियान ने हादिया का हाथ थामे स्टेज पर लगे सोफे पर विराजमान हुआ। एक अजीब सी खुशी थी आकाशा के चेहरे पर। कितने अरमान थे अहमद की शादी के। अक्सर वो उसे चिढ़ाते थे कि अपनी शादी पर बंदर ही लगेगा, लेकिन आज अहमद को देखते उसकी खुशी। आकाशा रेड कलर की साड़ी में मलबूस थी, जिसके पार्टे और घेरे पर गोल्डन काम किया गया। बालों को एक साइड पर डाल रखा था, माथे पर माथा पट्टी और कानों में झुमके डाले। आकाशा कहीं से भी आकाशा नहीं लग रही थी। आकाशा बख्तावर बेगम से बातें कर रही थी, जब उसे खुद पर किसी की नज़रों का हिसार महसूस हुआ। कई बार किसी की नज़रों को खुद पर महसूस करती, लेकिन जब नज़र घुमा कर देखती तो किसी को भी अपनी तरफ मतवज्जा ना पाती। आखिर सिर झटक कर स्टेज पर चली गई। दूसरी तरफ सुहेर आकाशा के देखने पर फ़ौरन से पहले नज़रों का जाविया बदल लेता। कुछ वक्त बाद रुखसती का वक्त आन पहुंचा। यूँ हादिया सबकी दुआएं समेटती, अपनी उदासी पीछे बखेरती। रियान की ज़िंदगी में खुशियों के रंग भरने उसके साथ उसके घर सुधार गई। आकाशा जब कमरे में दाखिल हुई तो ज़ुहैर वॉशरूम में था। वो बेड के साइड टेबल पर पानी का जग रखे वहीं बैकग्राउंड से टेक लगाए ज़ुहैर का वेट करने लगी। शादी की तैयारियों से थकान इतनी की थी कि नींद की वादियों में कदम रख दिया। ज़ुहैर जब अपने गीले बाल तौलिए से रगड़ता वॉशरूम से बाहर आया तो बेख्तियार नज़र सामने आकाशा पर पड़ी, जो आज बारात में पहने गए कपड़ों समेत बेड से टेक लगाए सो रही थी। ज़ुहैर धीमे कदमों से चलता उसके सामने आ खड़ा हुआ। कभी मैं तुमसे नफरत करने का दावादार था, लेकिन अब अच्छी लगने लगी हो तुम। शायद जब बदगुमानी दिलों से उतर जाए तो ये दिल एक नई राह पर चलने लगता है। ज़ुहैर वहीं खड़ा आकाशा से मुखातिब था। आकाशा, आकाशा। ज़ुहैर ने आकाशा को हल्के से आवाज़ देते उठाना चाहा, जब वो आकाशा की नींद खराब नहीं करना चाहता था। लेकिन जिस तरह बेड से टेक लगाए सो रही थी, सारी रात बेराम रहती और गर्दन बेकट जाती। आकाशा। इस बार ज़ुहैर ने हल्का सा कंधा हिलाते पुकारा। आकाशा शायद गहरी नींद में थी, इसलिए कसमसाते बेड से टेक हटाते कुशन पर सर रखे दोबारा नींद में चली गई। और ज़ुहैर गहरी सांस हवा के सुपुर्द करता आकाशा को कंबल उड़ाता सोफे पर जाकर लेट गया। सुबह जब आकाशा उठी तो नज़र सामने सोफे पर सोए ज़ुहैर पर पड़ी, जो नींद में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। काश तुम मेरी ज़िंदगी में काबिल कबूल तरीके से शामिल होते। मैं तुम्हें सब कुछ माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन अपनी माँ के कत्ल नहीं। आकाशा अपनी सोचों को सिर झटका और जल्दी से उठ बैठी। ज़ुहैर के सोफे पर सोए देखकर शर्मिंदगी का एहसास होने लगा। शर्मिंदगी से बचने के लिए जल्दी से फ्रेश होती नमाज़ पढ़कर नीचे चली गई, जहाँ आयशा बेगम बुआ के साथ हादिया को भेजे जाने वाले नाश्ते की तैयारी में मगन थी। वलीमे की तकरीब अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी थी। सब अपने अपने घरों का रुखसत हो गए। वलीमे की रस्म के मुताबिक आज हादिया और रियान ने हसन विला में आना था, इसीलिए बख्तावर बेगम और अरसलान साहब वापस चले गए, जबकि बाकी सब गाड़ियों में आगे पीछे हसन विला में दाखिल हुए। रात काफ़ी ज़्यादा हो जाने के बाद कुछ देर बातों के बाद सब आराम करने अपने कमरों में चले गए। ज़ुहैर आयशा बेगम के साथ उनके कमरे में चला गया। आकाशा आयशा बेगम के लिए दूध लेने किचन में आई। ज़ुहैर और आयशा बेगम फंक्शन के मुतालिक बातें कर रहे थे। जब आकाशा ने दूध आयशा बेगम की तरफ बढ़ाया, उन्होंने मुस्कुराते थाम लिया, घूंट घूंट पीने लगी। ज़ुहैर चोर नज़रों से आकाशा को देखने लगा। उसके दिमाग में बस यही घूम रहा था, आखिर आकाशा क्या सज़ा देगी। आकाशा वापस पलटने लगी जब आयशा बेगम ने उसका हाथ थामे रोक लिया। जिस तरह तुमने सारी रसूमात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, मैं तुम्हारी मशकूर हूँ। इसमें मशकूर होने वाली क्या बात है, ये मेरा फ़र्ज़ था आंटी, आकाशा ने मुस्कुराते हुए कहा। आयशा बेगम कुछ बोलने लगी कि उनकी तबीयत एकदम बिगड़ना शुरू हो गई। एकदम उबकाइयाँ आने लगी। आकाशा और ज़ुहैर ने बेख्तियार आयशा बेगम को थामा। क्या हुआ है मामा, आप ठीक हैं? ज़ुहैर ने फिक्रमंदाना अंदाज में पूछा, लेकिन आयशा बेगम की तबीयत मज़ीद बिगड़ने लगी। आयशा बेगम की हालत को देखते उसके दिमाग में एक सोच उजागर हुई, जिससे ज़ुहैर के चेहरे का रंग जर्द हुआ। वो आयशा बेगम को खो नहीं सकता था। हमें आंटी को हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। आकाशा के कहने पर ज़ुहैर ने आकाशा की तरफ बढ़ते पूरी कोस से एक थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद किया। उसके चेहरे पर उंगलियों के निशान छोड़ गया जो, और आकाशा सीधा ज़मीन पर गिरी। ये सज़ा तजवीज़ की तुमने मेरे लिए, मामा का क्या कसूर, उन्होंने तुम्हें मुझसे ज़्यादा मोहब्बत दी। ये जहर देना था तो मुझे दे देती, मैं गुनहगार था तुम्हारा, ज़ुहैर ने गुस्से से फनकारते कहा, जबकि आकाशा शॉक्ड सी ज़ुहैर को देखती रही। हादी और रियान भी शोर की आवाज़ सुनकर आ गए, लेकिन आकाशा बेगम को बेहाल देखकर फ़ौरन उनकी तरफ बढ़े। रियान तुम गाड़ी निकालो, मैं मामा को लेकर आता हूँ, हॉस्पिटल जाना है फ़ौरन। ज़ुहैर के कहने पर रियान फ़ौरन बाहर की तरफ बढ़ गया। याद रखना आकाशा, अगर मेरी मामा को कुछ हुआ तो मैं जो करूँगा उसका कभी तुमने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। ज़ुहैर आकाशा को वार्निंग देता आयशा बेगम की तरफ बढ़ता उनको लिए चला गया। हादी भी आयशा बेगम की खराब होती तबीयत देखते नम आंखों समेत बाहर भागी, जबकि आकाशा ज़मीन पर बैठी रह गई। अभी उसके दिल में ज़ुहैर की मोहब्बत की कौंपल फूटी थी, लेकिन ज़ुहैर ने अपने पाँव की जिद से उसे कुछ चल डाला। क्या वो इतनी बेहिस हो चुकी थी कि किसी की जान ले ली? क्या ज़ुहैर को उसको इतना नहीं समझ पाया था कि किसी को भी उस पर एतबार नहीं था? यही सोच जकड़ रही थी। जो सज़ा वो ज़ुहैर को देने वाली थी, वो अपनी सज़ा से खुद इनकारी हो गई थी, क्योंकि वो सज़ा ज़ुहैर के साथ साथ उसके लिए भी तकलीफ का बायस हो जाती। लेकिन अब एक पल में फैसला करते उठ खड़ी हुई। बस फ़र्क ये था, पहले वो सज़ा ज़ुहैर को
आगाह करके देती, लेकिन अब अंदाज़ा हो गया ज़ुहैर के लिए की गई तजवीज़ सदा उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस उसे अब यहाँ नहीं रहना था किसी से भी सूरत। डॉक्टर अब कैसी मामा, जहर ज़्यादा तो नहीं फैला? ज़ुहैर ने डॉक्टर के रूम से बाहर आते देख फ़ौरन से कहा, जहर? लेकिन उनको तो कोई जहर नहीं दिया गया, वो तो महज फूड पॉइजनिंग की वजह से हुआ। खैर अब खतरे से बाहर है, कुछ देर में आप उन्हें मिल सकते हैं। डॉक्टर ने ज़ुहैर के कंधे पर हाथ रख के कहा और चला गया। रेहान और हादिया ने डॉक्टर की बात सुनते सुकून का सांस लिया, लेकिन ज़ुहैर ने एक मजीद गलती कर दी। कुछ घंटे पहले कहे अपने अल्फाज कानों में गूंजने लगे। हादिया, रेहान मामा का ख्याल रखना, मैं कुछ देर में आता हूँ। ज़ुहैर अजलत और बेसब्री से कहता बाई की तरफ तकरीबन भागता हुआ चला गया। हादिया और रेहान के पूछते रह गए, लेकिन कुछ भी कहे सुने बगैर चला गया। बहुत अंदेशे उसे जकड़ चुके थे। जब तक आकाशा को न देख लेता उसे चैन नहीं आना था। गाड़ी गैराज में खड़ी करता फ़ौरन आयशा बेगम के कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन कमरा खाली था। अपना कमरा भी देख लिया, लेकिन आकाशा कहीं नहीं थी। सारा घर छान मारा, लेकिन आकाशा का कहीं नामो निशान ना था। भागता हुआ बाहर आया, चौकीदार से आकाशा के बारे में पूछा। साहब जी, वो तो काफ़ी देर हो गई बाहर गई थी, अभी तक वापस नहीं आई। चौकीदार की बात ने जैसे उसके अंदेशों पर सच की मोहर लगा दी। बगैर कुछ कहे गाड़ी में बैठा और गाड़ी बाहर की तरफ दौड़ा दी। हाँ, वो रास्ता जहाँ से उसे उम्मीद थी आकाशा के मिलने की देख लिया, लेकिन बेसूद। बख्तार बेगम से भी पूछ लिया, यहाँ तक कि नजमा के हॉस्टल भी गाड़ी ले गया, लेकिन बेसूद। आकाशा यहाँ वहाँ नहीं थी। ज़ोहर को ऐसा लगा जैसे उसका दिल धड़कना बंद कर देगा। इतनी रात को कहाँ जा सकती है आकाशा? सड़कों को छान मारने पर आकाशा का सुराग ना मिला तो जेब से मोबाइल निकाले नंबर डायल करने लगा। हेलो रशीद, कुछ भी करो लेकिन आकाशा को ढूंढ लाओ। कॉल रिसीव होते ही ज़ोहर ने सुर्ख आंखों समेत जब्त करते कहा। दूसरी जानिब रशीद ने इतनी रात को ज़ोहर की कॉल पर अमल करना शुरू कर दिया और फट से अपने काम पर लग गया। सारे शहर का चप्पा चप्पा छान मारा था, लेकिन आकाशा की कोई खबर ना आई। ज़ोहर ने हर मुमकिन कोशिश कर डाली, लेकिन आकाशा का कुछ पता ना चला। बख्तार बेगम और रियान ने आकाशा के चले जाने की वजह पूछी तो उन लोगों ने मजीद कुछ भी छुपाना मुनासिब न समझा और सब कुछ बता दिया, जिस पर रियान आतिफिशा हो गया कि वो जो आकाशा को गलत समझते रहे, दर हकीकत वो बेकसूर थी। और ज़ोहर ने गलत बयानी की कि उनकी लव मैरिज हुई है। अब उसे आकाशा की मैसेज समझ आई थी, और ऐसे कैसे हो सकता है आकाशा की बात रियान रद्द कर देता। इसीलिए वो खुद पर जब्त के ज़ोहर के साथ मिलकर आकाशा को ढूंढने लगा, लेकिन उनकी हर कोशिश राय कर गई। आकाशा को कुछ पता न चला, जो रियान का रवैया ज़ोहर के साथ रूखा रखने पर आमादा कर गया। 1 साल बाद, चलो हम मान लेते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। कैसा ये तुम्हारा इंतकाम मोहब्बत है, जिसमें तुम हमारी बाजी यूँ लगाओ, जिसमें ना तुम जीत पाओ ना हम हार पाएँ। अपने इंतकाम मोहब्बत में ना तुम अपने आगे बढ़ जाओ, जो पीछे मुड़कर तुम देखो तो रहज़न ना कोई खुला पाओ। जब दो तुम हमारे दरे दिल पर दस्तक, फिर यूँ ना हो, ना तुम सदा सुन पाओ ना हम तुम्हारी सदा सुन पाएँ। 3 हफ्ते में बदले और हफ्ते महीनों में बदले, यहाँ तक कि महीनों ने खुद को साल में ढाल लिया, लेकिन आकाशा की कोई खबर ना मिली। ज़ोहर ने सारा शहर छान मारा, लेकिन आकाशा को ना मिलना था, ना ही मिली। बाकी शहरों में भी उसने कोशिश की, लेकिन आकाशा का कोई सुराग ना मिला। किसी को पता ना चला आकाशा कहाँ गई है। बख्तार बेगम के अलावा उनका कोई खास रिश्तेदार भी ना था जिसके पास चली जाती। यही बात सबको तफक्कुर में मुब्तला कर गई। ज़ोहर सारा वक्त आफिस और आकाशा की तलाश करने में वक्फ करने लगा। घर में मुकम्मल खामोशी का राज था। हादी और रियान दिन में एक चक्कर लगा जाता, लेकिन उनके जाने के बाद फिर से खामोशी टसने लगती। आयशा बेगम तनहा बैठी रहती। बेटी की हालत उनसे देखी नहीं जा रही थी, लेकिन वो कुछ भी करने से कासिर थी। ज़ोहर बेटा, नाश्ता कर लो। आयशा बेगम ने हर दिन की तरह आंसली पूछा, लेकिन ज़ोहर को जिसे खाने से कोई गर्ज नहीं थी। आकाशा उसके लिए क्या अहमियत इख्तियार कर गई थी, उसका अंदाज़ा वो गुज़िश्ता 1 साल में लगा चुका था। मम्मा, आप कर लें, मुझे भूख नहीं। ज़ोहर कहता हुआ बाहर की तरफ चला गया और पीछे आयशा बेगम दुख भरे अंदाज में बैठी रह गई। उन्होंने ज़ोहर को नहीं रोका। उन्हें अंदाज़ा था ज़ोहर इस वक्त कहाँ जा रहा है। पिछले 1 साल से उसका यही मामूल था। अस्सलाम वालेकुम मामा, कैसी हैं? आदिया गोद में एक माँ की उम्र को उठाए घर में दाखिल हुई। उसके पीछे ही रेहान भी दाखिल हुआ। मैं ठीक हूँ, तुम लोग बताओ? आयशा बेगम ने उमर को हादिया की गोद से लेते प्यार किया। हम बिल्कुल ठीक। आप बताएं भाई किधर है? हादिया ने सोफे पर बैठते इस्तफसार किया। जहाँ इस वक्त पिछले 1 साल से होता है। आयशा बेगम के कहने पर सबके चेहरे पर उदासी छा गई। नाश्ता करोगे? आयशा बेगम ने सबको अफसरदगी दूर करने की गर्ज से कहा। नहीं, हमने नाश्ता कर लिया। आपको मिस कर रही थी तो हम आ गए। ये तो बहुत अच्छा करती हो, वरना यहाँ की खामोशी मुझे निगलने लगती है और ज़ोहर की हालत मुझसे नहीं देखी जाती। आयशा की आवाज़ में नमी उधर आई। मम्मा, आप भी ऐसे करेंगे तो सब कैसा चलेगा? इंशाल्लाह जल्द मिल जाएंगे भाभी, हादिया ने तसल्ली देते हुए कहा। आंटी देखिए, उमर क्या सोचेगा, उसकी नानों से उठाते क्यों रोती हैं? रोते हुए अच्छी नहीं लगती।
रेहान ने आयशा बेगम का ध्यान बटाने की कसरत कहा, जिस पर आयशा बेगम मुस्कुराते हुए उमर से खेलने लगी। ज़ुहैर गाड़ी कब्रिस्तान के दरवाजे के सामने खड़ी करता फूलों को शॉपर लिए अंदर की तरफ बढ़ गया। एक कब्र के सामने रखते फूलों को से कब्र को ढक दिया। दुआ के लिए हाथ बुलंद किया। दुआ करने के बाद कब्र पर हाथ रख के गंभीर लहजे में बातें करने लगा। जानता हूँ मुझसे बहुत गलतियाँ सरजद हुई हैं, लेकिन अल्लाह भी अपने बंदों को माफ़ कर देता है, तो हम इंसान क्यों नहीं माफ़ कर सकते। आप भी मुझे माफ़ कर दें। वो आपकी बेटी है, आपसे बहुत मोहब्बत करती है, आपका कहा नहीं टालेगी। आप उसे कहें लौट आए, वरना मैं मर जाऊँगा। प्लीज़ लौट आओ, वरना ज़ुहैर हसन तुम्हारे बगैर मर जाएगा। ज़ुहैर की आंख से आंसू रुखसार से होता हुआ कब्र की मिट्टी में जज़ब हो गया। उसके बगैर मुझे कहीं करार नहीं मिलता। मेरा घर जाने को दिल नहीं करता। मुझे हर तरफ आकाशा नज़र आती है। मेरा दिल करता है मैं खुद को ख़त्म कर लूँ, लेकिन आपको पता है अल्लाह से मायूस नहीं हूँ। मुझे पता है वो मेरी आकाशा को लौटा देगा, लेकिन कब। प्लीज़ आकाशा, मेरे मरने से पहले लौट आओ। ज़ुहैर का लहजा भीग चुका था, लेकिन वो काफ़ी देर तक बैठा आंसू बहाता रहा, अपनी गलती की माफ़ी तलब करता रहा। सारे रेस्टोरेंट में खूब चहल पहल थी। दोपहर के वक्त काफ़ी रश हो जाता था, लेकिन ऐसे में दोनों आमने सामने खामोशी से बैठे, जैसे कहने को कुछ ना बचा हो। मैंगो स्लाइस वैसे के वैसे पड़े थे। दोनों की हालत एक दूसरे से मुख्तलिफ ना थी। दोनों एक साल से जुदाई का करब सह रहे थे। कैसे हो? आखिर बातचीत ने दोनों के दरमियान खामोशी को तोड़ने में पहल की। तुम कैसे हो? उल्टा सवाल कर दिया गया, जिस पर दोबारा खामोशी छा गई। कुछ पता चला किस मुल्क गई है? ज़ुहैर को जवाब मालूम था, लेकिन फिर भी इस खामोशी की फिजा को काम करने को कहा। नहीं। एक लफ्ज़ी जवाब फिर से खामोशी की फिजा को कायम कर गया। कैसी बात है, हम दोनों का हाल एक सा है। हमारी तकलीफ़, हमारा करब एक सा है। हम दोनों एक दूसरे को तसल्ली नहीं दे सकते। जानते हैं ये झूठी तसल्ली हमारे दिलों को करार नहीं दे पाएगी। ज़ुहैर ने क्लास में मुझे उस स्ट्रॉ को घुमाते वाजिद से देखा। जाने हमारा ये इम्तहान कब ख़त्म होगा, कब आकाशा और जुमल को हम ढूंढ पाएंगे। वाजिद ने गहरी सांस हवा के सुपुर्द की। मुझे समझ नहीं आती आकाशा कहाँ जा सकती है। उसका बख्तावर आंटी के अलावा कोई रिश्तेदार नहीं था। उसके मोहल्ले से भी पता कर रहा है, लेकिन बेसूद। ज़ुहैर ने करब से बालों में हाथ फेरते कहा। वाजिद के पास कोई जवाब ना था, इसीलिए खामोश बैठा रहा। वो भी ज़ुहैर के साथ हर जगह मालूम करवा चुका था। तुम लोग बताओ, आंटी कैसी हैं और यहाँ कब तक मूव करोगे? ज़ुहैर ने माहौल को बदलने की गर्ज से इस्तफसार किया। मामा ठीक है, वो तो शुक्र है परिया की शादी के बाद कलसूम उनके खाने पीने एहतियात के ख्याल रखती है, वरना परिया के बाद मामा बिल्कुल अकेली हो जाती है और मैं खुद घर होता हूँ कभी नहीं। ये तो अच्छी बात है, तुम लोग जल्द यहाँ शिफ्ट कर जाओ, फिर मामा हादी और रियान भी आंटी के पास चक्कर लगा ले करेंगे, उनका वक्त अच्छा गुजर जाएगा। हाँ, कोशिश कर रहा हूँ इस महीने यहाँ मुंतकिल हो जाए। सारा घर तैयार है, बस कुछ फर्नीचर वगैरह रहता है, वो डलवाकर इंशाल्लाह जल्दी यहाँ सेट कर लेंगे। चलो ठीक है, ज़ुहैर ने कहते गाड़ी की चाबी उठा ली। ओके, निकलता हूँ, मुझे ऑफिस जाना है। ज़ुहैर कहता हुआ खड़ा हुआ। ओके, मैं भी चलता हूँ। वाजिद भी कहता हुआ ज़ुहैर हसन के साथ चल पड़ा। दोनों ही अपने रास्ते पर गामजन हो गए। थैंक गॉड तुम मानी तो पाकिस्तान वापस आने के लिए, वरना मामा परेशान हो गई थी। अली से उसे पैकिंग करते देख सुकून बड़ी सांस हवा के सुपुर्द की, लेकिन जो सोच कर आई थी कि अब कभी सर ज़मीन पर कदम नहीं रखेगी जहाँ उसने अपनी अजीज़ दोस्त को खो दिया, जहाँ वो गलती पर गलतियाँ कर चुकी थी, लेकिन किस्मत के आगे किसकी चलती है। इसलिए बगैर कुछ कहे यूं ही बैग में कपड़े ठूंसती रही। अच्छा, वापस जा रही हो तो अपना मूड तो ठीक कर लो। पहले ही मामा की तबीयत ठीक नहीं, ऊपर से तुम्हारा मूड उनकी मज़ीद तबीयत ख़राब कर देगा। मेरा मूड अच्छा हो बुरा उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, उसने हाथ में पकड़े कपड़ों को बेजारी से बैग में फेंकते हुए कहा। देखो जिमल, तुम मामा को समझने की कोशिश करो, तुम्हारा बुरा नहीं सोचेंगे। चलो ठीक है, शहरी ना सही, लेकिन किसी से तो शादी के लिए हाँ कर दो। अलीज़ा ने एक बार फिर समझाना चाहा। अगर मज़ीद इस टॉपिक पर बात की तो मैं पाकिस्तान भी नहीं जाऊँगी और आपके घर से भी चली जाऊँगी। जिमल का लहजा धमकी अमेज़ था, जिस पर अलीज़ा ने खामोशी में ही आफियत जानी। इसीलिए इतना ही काफ़ी था कि वो पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हो गई, वरना तो वो मिन्नतें कर करके थक गई थी। मिसेस महमूद की तबीयत ख़राब ना होती तो शायद अब भी ना पाकिस्तान जाती। वो सामान पैक करती एयरपोर्ट के लिए रवाना होगी। शायद किसी की दुआओं में सिद्ध थी जो उसे पाकिस्तान वापस ले जा रही थी। ज़ुहैर ने खुद को मज़ीद खोल में बंद कर लिया था, लेकिन आकाशा की तलाश अब भी जारी थी। खुद को महदूद कर लेने के बावजूद उसका मुसलसल राब्ता वाजिद से था। वो लोग कल यहाँ शिफ्ट हो रहे थे और ज़ुहैर अपने दोस्त के तमाम फ़राइज़ बखूबी अंजाम दे रहा था। अब भी वो सुबह वाजिद के साथ इस घर में मौजूद था। कॉफ़ी। वाजिद ने बालकनी में बैठे ज़ुहैर हसन की तरफ कॉफ़ी का मग बढ़ाया, जिससे उसने खामोशी से थाम लिया और अपनी कॉफ़ी के घूंट घूंट पीने लगा। जानता हूँ ये वो जगह है जहाँ मैं जुमल को देखता था। वहाँ से वो रोज़ सुबह जब यूनिवर्सिटी के लिए जाती थी। वाजिद ने सामने और इशारा किया, जहाँ महमूद हाउस का मेन गेट था और लॉन नजर आता। जो भी गुजरता उसे यहाँ से बआसानी देखा जा सकता था, लेकिन अब रोज़ दरवाज़ा खुलता है, रोज़ कोई बाहर आता है, अंदर आता है, लेकिन वो चेहरा दिखाई नहीं देता। वाजिद ने तकलीफ से आंखें बंद कर ली। तभी सामने हॉर्न की आवाज़ आई, जिस पर दोनों ही चौंक गए। सामने एक वाइट करोला गेट के अंदर दिखाई दी और एक लड़की शर्ट और जीन्स में मलबूस बाहर निकली।
लेकिन वाजिद को लगा वो कोई ख्वाब देख रहा है। अभी कुछ लम्हे पहले मुरझाए हुए चेहरे पर जिंदगी दौड़ गई। लब धीरे से बिड़बड़ाए, सिमल। वाजिद, ये तो वही सिमल, वही लड़की है सिमल जिसने मुझे आकाशा। वाजिद के चेहरे पर बिगड़े रंग और हैरत सुहेर को खामोश करवा गई। सुहेर, वो वापस आ गई। सुमल, सुमल वापस आ गई। वो देखो सुमल। वाजिद ने खुशी के मारे सुहेर को झंझोड़ डाला। ये अपना सुना सुहेर क्या कह रहा है? मुझे अभी सुमल से मिलना है। हाँ, मुझे मिलना है। मुझे अब देर नहीं कहनी चाहिए। वाजिद खुशी से बेखुदी में आगे बढ़ने लगा जब सुहेर ने उसका बाजू थाम लिया। अभी ये वक्त मुनासिब नहीं है। कल आंटी आ जाए, फिर उनके साथ उनके घर जाना। अभी तुम अकेले किस हैसियत से जाओगे? सुहेर ने आराम से समझाना चाहा, जिस पर वाजिद ने समझते हुए सर हिला दिया। वो खुशी के मारे अपने दोस्त को गले लगा लिया। सुहेर एक पल में फैसला कर चुका था, वाजिद को जुमल के बारे में नहीं बताएगा, अपने दोस्त की खुशियों में रुकावट नहीं डालेगा। किसी एक का करब तो खत्म हो। गाड़ी में बैठे वाजिद ने कुलसुम को सड़क क्रॉस करते देख उसने अपने सामने गाड़ी रोकते उसका दरवाज़ा खोल दिया, जिस पर वो खामोशी से गाड़ी में बैठ गई। उसके बैठते ही वाजिद ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। आप इस शहर में नहीं हैं, यहाँ के रास्तों से अनजान है, फिर इस अकेले घर से बाहर क्यों निकलते हैं? अगर रास्ता भटक जाती तो? जो रास्ते हिफ्ज हो चुके हैं वहाँ से इंसान कैसे भटक सकता है? वो मैं सोच ही सकी थी, कहा कुछ भी नहीं। सॉरी, शायद मैं रूड हो गया। उसकी खामोशी पर वाजिद ने अपने लहजे को नरम करते कहा, नहीं आप सही कह रहे हैं, वो बस आंटी की मेडिसिन खत्म हो थी, आप घर में थे नहीं, इसलिए खुद आ गई। उसे वजाहत देते कहा, अनजान लोग हैं, अनजान रास्ते हैं, आप किसी को जानते भी नहीं, इसलिए कलसुम जब तक आप रास्तों से वाकिफ़ नहीं हो जाती एहतियात क्या करें? आइंदा एहतियात करूँगी। कलसुम के मुख्तसर जवाब पर वाजिद भी खामोश हो गया। वाजिद के मोबाइल पर सुहेर की कॉल आने लगी, जिसे रिसीव कर लिया। हाँ सुहेर, चलो ठीक है, तुम कल इस्लामाबाद से वापस आ जाओ, फिर मैं तुम्हें मामा से मिलवाऊंगा। चलो ठीक है, अगर कल नहीं आ पाओगे तो मैं तुम्हारी तरफ चक्कर लगा लूँगा। वाजिद सुहेर से बातें करता ड्राइव कर रहा था, यहाँ तक कि वाजिद ने गाड़ी घर के गेट पर लाकर रोक दी, लेकिन किसी की नज़रों ने उसकी गाड़ी का दूर तक ताकुब किया, यहाँ तक कि गाड़ी गेट के अंदर दाखिल हो गई और चौकीदार ने दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन उसने गुस्से से हाथ में पकड़ी सिगरेट को पाँव के नीचे रोन दिया, गोया उस सिगरेट नहीं गाड़ी में मौजूद शख्सियत थी जिसे वो रोंद रहा हो। आंटी सुहेर कहाँ है? वाजिद ने घर में दाखिल होते आयशा बेगम से पूछा। बेटा, सुहेर जब से इस्लामाबाद से आया है अपने कमरे में है। थकावट की वजह से मैंने भी उठाना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन अब काफ़ी देर हो गई, तुम उसके कमरे में चले जाओ। आयशा बेगम के जवाब पर वाजिद हिचकिचाया। क्या हुआ? आयशा बेगम ने वाजिद की हिचकिचाहट को महसूस करते कहा, वो आंटी जब से सुहेर की शादी हुई है तो मैं उसके कमरे में नहीं जाता। आखिर वाजिद ने वह वजह बता दी। इस पर आयशा बेगम के चेहरे पर अफसोदगी बड़ी मुस्कुराहट फैल गई। तुम चले जाओ, एक तुम ही तो हो जिससे मेरा बेटा मिल लेता है, अपने दिल की बातें कर लेता है। कुछ दिनों से वो काफ़ी अपसेट है, तो मिलो उसे, शायद अपने दिल का बोझ तुमसे बांट ले। आयशा बेगम के कहने पर वाजिद उनके एहसास को समझता सुहेर के कमरे की तरफ बढ़ गया, जहाँ ज़ुहैर हसन आकाशा की फ्रेम फ़ोटो के साथ बातों में मसरूफ़ था। क्या हाल है? अब तक रेस्ट कर रहे हो? ज़्यादा थकावट तो नहीं हो गई? वाजिद दरवाज़ा नॉक करता अंदर दाखिल हुआ। बस कुछ नहीं, बस तुम बैठो। ज़ुहैर ने सोफ़े की तरफ इशारा करते कहा। खुद आकाशा की तस्वीर साइड टेबल पर रख दी। वाजिद की नज़र फ़ोटो पर ठहर गई। ये दुल्हन बनी आकाशा की तस्वीर थी जो हादी और रियान के निकाह पर ली गई। ज़ुहैर को एल्बम में मिली थी जो उसे फ्रेम करवा ली, कमरे में रख दी और साइड टेबल पर इस वक्त मौजूद थी। वाजिद ने कमरे का जायज़ा लिया, जहाँ जगह जगह आकाशा और ज़ुहैर की तस्वीरें थी, तो कहीं सिर्फ आकाशा की। ये तस्वीरें, ये लड़की कलसूम है। वाजिद अपनी जगह से उठती सारी तस्वीरों का बगौर जायज़ा लिया। क्या ये आकाशा है, मेरी बीवी? ज़ुहैर ने अपने लफ्ज़ों पर जोर देते कहा, नहीं ये ज़ुहैर नहीं, ज़ुहैर ये कलसूम है। कलसूम नहीं वाजिद, तुम्हें गलत फहमी हुई है। ज़ुहैर को वाजिद की ज़हनी हालत पर शुबा गुजरा। नहीं ज़ुहैर, ये गलत फहमी कैसी? कलसूम हमारे साथ रहती है, मैं कलसूम को पहचानने में गलती कैसे कर सकता हूँ? कलसूम तो आकाशा की अम्मा का नाम है। ज़ुहैर के ज़हन में झमका हुआ। वेट, कहीं आकाशा ने अपनी आइडेंटिटी नहीं बदलती ताकि कोई उसे ढूंढ ना सके? तुम मुझे बताओ, कलसूम से तुम्हारी मुलाकात कब और कैसे हुई? ज़ुहैर ने बेकरारी से वाजिद के पास आते पूछा। अगर वाकई आकाशा थी तो एक मजीद लम्हा ज़ाहिर नहीं करना था उसे। ज़ुहैर के एहसास समझते वाजिद कलसूम से होने वाली सारी मुलाकात दोहराने लगा। एक छोटे से होटल में उसे मुनासिब कीमत पर कमरा मिल गया। अपने कमरे में जायज़ा ले रही थी जब उसे बाहर से गैर मामूली हलचल का एहसास हुआ। बाहर की तरफ बढ़ी थी जब उसके कानों में आवाज़ पड़ी। सब इंतजाम हो गया है, लड़की हाथ से जाना ही नहीं चाहिए। हाँ उस्ताद, हो गया है, मैं उसके खाने में नींद की गोलियां मिला दी हैं। साथ ही दूसरी तरफ आवाज़ गूंजी और जल्दी से एहसास हुआ किसी और की नहीं, उसी की बात की जा रही। वो खाना आकाशा को ही पहुँचाया गया था। वो मज़ीद यहाँ रुकने का लिस्ट नहीं ले सकती थी, यही वजह थी। वो अपना बैग उठाए भाई की तरफ बढ़ गई, लेकिन जल्दी उन दोनों आदमियों को आकाशा को बाहर जाते देख उसकी तरफ लपके, लेकिन आकाशा ने उनका इरादा भांपती सर पर दौड़ दी। भाग कर उसके बैठ जवाब देगा, लेकिन भागती रही जब बेध्यानी में सामने आने वाली गाड़ी से टकरा गई, जिससे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वापिस आवाज़ की दुनिया में अपने कदम रखा तो खुद को अनजान जगह पाकर हड़बड़ा कर उठ बैठी। घबराओ नहीं बेटा, अपना ही घर समझो। सोफे पर बैठी खातून आकाशा को हड़बड़ाहट में देखकर उसके पास बैठ
बैठी गोया हुई। मैं कहाँ हूँ, ये कौन सी जगह है? आकाशा ने आस पास देखते जायजा लिया। तो मेरे बेटे की गाड़ी से टकरा कर बेहोश हो गए थे, मैं भी उसके साथ ही थी। हम तुम्हें अपने साथ ले आए हैं। तुम अपने बारे में बताओ बेटा, ताकि तुम्हारे घर वालों को इन्फॉर्म किया जा सके। काफ़ी वक्त से तुम यहाँ हो, वो परेशान हो रहे होंगे। तबस्सुम बेगम ने कदरे पुरसुकून होते आकाशा के घर वालों के बारे में जानना चाहा। मेरा नाम आकाशा अपना नाम बताते बताते रुक गई। मेरा नाम कुलसुम है। वो अपना नाम नहीं बता सकती थी। अगर ज़ुहैर ने उस तक रसाई हासिल कर ली तो? यही सोचकर आकाशा ने फौरी तौर पर अपना नाम अपनी अम्मा के नाम पर कुलसुम बता दिया। कहाँ रहती हो बेटा? कोई फ़ोन नंबर तो होगा ताकि उनको इतला दी जा सके। मेरा कोई नहीं, मैं अपनी अम्मा के साथ रहती थी, उनका इंतकाल हो गया। बाद में मेरा निकाह ज़बरदस्ती कर दिया गया। मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती, इसलिए वहाँ से भाग गई। आकाशा के दिमाग में जो आता गया वो बताती गई। तबस्सुम बेगम को उससे हमदर्दी होने लगी। ओह, तुम्हारे शोहर का रवैया तुम्हारे साथ कैसा था? तबस्सुम बेगम के पूछने पर आकाशा की नज़रों के सामने ज़ुहैर की नज़रें घूम गईं। जिसमें आकाशा के लिए नरमी थी, वो ज़ुहैर के बदले हुए जज्बात से हादिया के निकाह से आगाज़ हो चुकी थी। बताओ बेटा। उन्होंने आकाशा की खामोशी पर फिर से जानना चाहा। अच्छा था, लेकिन उसे मुझ पर एतबार नहीं था, और जहाँ एतबार ना हो वहाँ रिश्ते कैसे चल सकते हैं? और खुद भी मुझसे नफरत करता था। अब क्या करना चाहोगी? तबस्सुम बेगम ने उसके हालात जानना चाहा। मैं अपने लिए एक घर और जॉब ढूंढूंगी। उसके बाद तबस्सुम बेगम ने वाजिद और पन्या से बात की। पन्या ने घर में रखने की हिमायत की, जबकि वाजिद किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता था। लेकिन जल्दी आकाशा ने सबका भरोसा जीत लिया। पन्या की शादी के बाद तबस्सुम बेगम के साथ साथ वो घर का ख्याल रखने लगी। लेकिन रात को जाने क्यों ज़ुहैर उस घर से जुड़ी बातें और यादें जकड़ लेती उसे। दिल ज़ुहैर को माफ़ कर देने को चाहता था, लेकिन अपनी अम्मा की मौत को कैसे भुला देती। अपने जज्बात, अपने एहसासात का दम तोड़ने लगी। ज़ुहैर के लिए अपने दिल में जो महसूस करने लगी थी। यूं ही वक्त बीत गया। जब तबस्सुम बेगम ने उसे अपने नए घर में शिफ्ट होने की बात की, उसे लगा जिन रिश्तों से भाग कर आई है, एक बार फिर वो उसके सामने आ खड़े होंगे। लेकिन फिर सोचकर भी तबस्सुम बेगम के साथ आ गई। इतने बड़े शहर में ज़रूरी थोड़ी है कि सामने ज़ुहैर से हो जाए, और ना ही तबस्सुम बेगम के जैसी फैमिली दोबारा अपने घर में पनाह दे सकती है। इतनी अच्छी पनाहगाह वो खोना नहीं चाहती थी। ये वजह थी उन लोगों के साथ यहाँ गई। लेकिन अब वो ज़ुहैर का सामना नहीं कर सकती। इसे 1 साल में आकाशा के दिल ने इकरार कर लिया। उसे अपनी माँ की कातिल से मोहब्बत हो गई। लेकिन वो माँ की मोहब्बत कैसे भुला देती, कैसे ज़ुहैर को अपना लेती? लेकिन कल ज़ुहैर वाजिद से मिलने आने वाला था, और ऐसा कैसे मुमकिन था वो खुद को छुपा लेती? बस उसने यहाँ से जाने का फ़ैसला किया। कोई सामान नहीं था, बस अपना बैग लेती घर से रवाना हो गई। किसी भी सूरत ज़ुहैर से मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी किस्मत हर बार मेहरबान हो, ऐसा मुमकिन नहीं। अभी अपने घर से कुछ फासला तय कर पाई थी कि किसी ने उसके मुंह पर रुमाल रखा, जिससे अपने आसपास हर चीज़ धुंधलाती हुई नजर आने लगी। आखिर ख्याल उसके दिमाग में था बस ज़ुहैर हसन का था, और फिर वो दुनिया फिर क्या वो फिर से ज़ुहैर की कैद में चली जाएगी? क्या उसने उस तक रसाई हासिल कर ली? साथ ही उसकी आंखों के आगे मुकम्मल तारीकी छा गई। मामा, मामा। वो वाजिद ने घर आते ऊँची आवाज़ में तबस्सुम बेगम को आवाज़ें देना शुरू की। क्या हो वाजिद, इस तरह क्यों? मामा, आकाशा मतलब कुलसुम कहाँ है? वाजिद ने तबस्सुम बेगम की बात काट दी। कुलसुम इस टाइम में अपने कमरे में होती है, क्या हुआ? तबस्सुम बेगम हैरत से कभी वाजिद और कभी वाजिद के पीछे खड़े ज़ुहैर और रियान को देख रही थी। वो सब बाद में बताता हूँ, पहले कुलसुम को बुलाए। नहीं, बल्कि हम खुद चले जाते हैं इस कमरे में। वाजिद कहता हुआ आगे बढ़ गया। बाकी सब भी उसके पीछे हो लिए। कई बार दरवाज़ा नॉक करने पर किसी ने ना खोला तो तबस्सुम बेगम आगे बढ़ते कमरे में दाखिल हुई, लेकिन कमरा खाली था, जिस पर बाकी सब भी कमरे में दाखिल हुए। इस वक्त तो कुलसुम अपने कमरे में होती है, कहाँ जा सकती है? कुलसुम की गैर मौजूदगी पर तबस्सुम बेगम को हैरत और परेशानी ने आन घेरा। कहीं आकाशा को पता तो नहीं चल गया कि हमारे हैं, या उसने ये जान लिया हो ज़ुहैर भाई वाजिद के दोस्त हैं और वो यहाँ से चली गई। रियान जो इस वक्त जो समझ आई, उसने अपना नज़रिया बताया, जिस पर ज़ुहैर एक बार फिर करब का शिकार हुआ। आकाशा के इतने करीब आकर भी एक बार फिर खो चुका था। ज़ुहैर टूटते हुए ज़मीन पर बैठ गया। हम ढूंढ लेंगे भाभी को, तुम फिक्र मत करो ज़ुहैर। वाजिद ने ज़ुहैर के कंधे पर हाथ रखते तसल्ली देनी चाहिए। आकाशा ने मुझे माफ़ नहीं किया, इसलिए फिर चली गई। वो तीनों जितनी खुशी से घर आए थे, वापस इतनी मायूसी से लौटे। ज़ुहैर बगैर किसी से कोई बात किए अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। जब लॉन्च में बैठे रह गए सब, आकाशा को सुनकर बख्तार बेगम भी हसन विला आ गई थी। वाजिद के नंबर पर तो अननोन नंबर से कॉल आने लगी। हाँ हेलो वाजिद, उस्मान बात कर रहा हूँ। क्या ये क्या बकवास है? कौन बोल रहे हो तुम जो कोई भी हो, खबरदार जो फजूल बकवास करने के लिए दोबारा कॉल किया मुझे। वाजिद ने गुस्से से कहते कॉल काटी। वाजिद के गुस्से बड़े लहजे पर सब चुकन्ना हो गए, जबकि ज़ुहैर के कदम सीढ़ियों में थम गए। क्या हुआ बेटा, किसकी कॉल थी? कुछ नहीं आंटी, ऐसे ही फजूल परेशान करते हैं। कह रहा था तुम्हारी होने वाली बीवी इसके कब्जे में, जबकि मिसेस महमूद से मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई है, वो घर में ही है। वाजिद ने तफसीली जवाब दिया जब दोबारा इसी नंबर से कॉल आने लगी। कॉल रिसीव करो, स्पीकर पर करो। ज़ुहैर ने वापस आते वाजिद से कहा, जाने कि उसे खदशात ने घेर लिया था। वाजिद ने हैरानगी से कॉल रिसीव करते स्पीकर पर डाल दिया। लगता है तुम्हें अपनी मंगेतर से मोहब्बत नहीं, वरना मैंने सुना था
तुम्हें बहुत मोहब्बत है? स्पीकर से भारी आवाज़ उभरी, जिस पर ज़ुहैर ने वाजिद को इशारे से बात जारी रखने का कहा। किसकी बात कर रहे हो तुम? अरे वाह, तुम्हें तो अभी से अपनी मंगेतर का नाम भूल गया। चलो कोई बात नहीं, बता देता हूँ, आकाशा सगीर। स्पीकर से उभरती आवाज़ मुझे तमाम नफूस को हैरत में मुब्तला कर गया, जबकि ज़ुहैर अपने शक को यकीन में बदलने पर मुठ्ठियाँ भींच गया। कौन हो तुम? वाजिद ने शौक के आलम में पूछा। उससे तुम्हें मतलब नहीं है। अगर तुम उसकी सलामती चाहते हो तो इस रिश्ते से इनकार कर दो, वरना ये तो मरेगी, साथ तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे पास 5 दिन का वक्त है, ना सिर्फ इस रिश्ते से इनकार करो बल्कि अपनी शादी भी किसी से रचा डालो, वरना। धमकियाँ में इस लहजे में कहते कॉल बंद कर दी गई, जबकि सब हैरत और परेशानी में घिर गए। ये कौन हो सकता है जो आकाशा को मेरी मंगेतर समझ रहा है? सबसे मेन बात, इसने वाजिद की मंगेतर की बजाय आकाशा का नाम क्यों लिया? लेकिन क्यों? अगर यान भी समझने से कासिर था। अब क्या होगा अगर आकाशा को कोई नुकसान पहुंचा दिया तो? आशा बेगम की तफक्कुर भरी आवाज़ सबको परेशानी में मुब्तला कर गई। उन लोगों ने आकाशा को इन्हीं जुमल यानी वाजिद की मंगेतर समझकर किडनैप किया है, लेकिन उन लोगों ने नाम आकाशा क्यों लिया? क्या आकाशा को जानते हो गए? ज़ुहैर ने गायब दिमागी से ताने बाने जोड़ते कहा। कहीं तुम्हारी किसी से दुश्मनी तो नहीं जो तुम्हारे और जुमल के रिश्ते से खार खाता हो? नहीं, ऐसा कौन कर सकता है भला? सभी परेशान थे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। कौन है जो सब कर रहा है? हेलो सलाम साहब। जी साहब। जी काम हो गया, मैंने उसकी मंगेतर को भी फ़ोन कर दिया है। जी नहीं साहब, उसकी बहन तो नहीं मिली, मगर उसकी मंगेतर को उठा लाए हैं। जाने आगे से क्या कहा गया था, किसकी आंखें चमकी। जी साहब जी ठीक है, कल आप आ जाओ। ठीक है साहब, खूब ख्याल रखेंगे। फिर चंद एक बातों के बाद उसने कॉल बंद कर दी और ज़मीन पर बेहोश पड़ी आकाशा के करीब ज़मीन पर बैठ गया। कम वक्त बहुत ऊंचा हाथ मारा है। तभी आकाशा ने होशो हवास की दुनिया में कदम रखकर धीरे से आंखें खोली। अपने पास बैठे आदमी को चुंदियाई निगाहों से देखा, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। आंखों से चुंडियाहट हटी तो वो अपने दिमाग मुकम्मल बेदार हुआ। अपने सामने बैठे शख्स को देखकर वो घबराहट में हड़बड़ा कर उठ बैठी, साथ ही गहरे इरादी तौर पर पीछे को खिसक गई। खौफ वहशत उसके चेहरे पर फैल गई थी। तो तुम? वैसे से उसकी जुबान लड़खड़ा गई। तुम्हें क्या लगा मैं तुम तक पहुंच नहीं पाऊंगा? तुम मेरा सर फाड़ कर भाग जाओ। जी सलील, और मैं खामोश रहूँगा। साहब का तेरा ख्याल रखने का हुक्म ना था, फिर इधर ही तुम्हें दफना देता। उसने फनकारते हुए आकाशा को बाजू से दबोच लिया, जिससे आकाशा मजीद खौफजदा हो गई। देखो बशीर, मुझे जाने दो प्लीज़। खौफ के मारे आकाशा से बोलना महाल हो गया। बशीर की हरकत वो कैसे भूल सकती थी? अब भी अगर उसने कुछ गलत किया तो कैसे करेगी खुद की हिफाजत? यही सोच उसकी रूह को फना की जा रही थी। अरे तुम तो डर गई। कहाँ गई अब तुम्हारी वो होशियारी जब तुमने मेरा सर फाड़ा था? बशीर ने आकाशा के जबड़े अपने हाथ में जकड़ लिया, जिस पर वो कड़ा कर रह गई। प्लीज़ प्लीज़ बशीर, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो, आकाशा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। बदले में बशीर का कहका गूंजा। बहुत अच्छी लग रही हो यूँ गिड़गिड़ाते हुए। अब की बार बशीर ने सख्ती से उसके बाल अपनी मुट्ठी में जकड़ लिए। उसका बस नहीं चल रहा था कि आकाशा का भी वैसे ही सर फाड़ दी जैसे उसका फाड़ कर भागी थी। बालों के खिंचाव से आकाशा के मुंह से बेख्तियार सिसकी निकली। उफ यार, एक तो साहब का हुक्म है तुम्हारा ख्याल रखा जाए, इसलिए छोड़ा हूँ, लेकिन साहब का काम होते देखना तुम्हारा कैसे इशारा करता हूँ। बशीर ने धमकी देते उसके बाल छोड़ दिए। आकाशा को नफरत से एक तरफ फेंकता बाहर चला गया। आकाशा पर वहशत तारी होगी। अल्लाह क्या करूँ, कैसी आजमाइश है। एक मुश्किल ख़त्म होती है, दूसरी जकड़ जाती है। बशीर से कैसे खुद को बचाऊं? अगर बशीर ने कुछ गलत नहीं, मैं ज़ुहैर की बीवी हूँ, इसकी अमानत जैसे भी सही, लेकिन उसके निगाह में हूँ। पर कैसे खुद को इस जंगल से महफूज रखूँ? काश मुझे मालूम होता वाजिद के घर से निकलने के बाद मैं बशीर के जंगल में फंस जाऊंगी तो मैं कभी बाहर ना आती, ज़ुहैर का सामना कर लेती, कम से कम खुद को महफूज तो पाती। आकाशा ने रोते वक्त को कोसा जब उसने घर से बाहर से आने को सोचा। ज़ुहैर, तुम हर जगह रसाई हासिल कर लेते हो, काश तुम यहाँ भी रसाई हासिल कर लो। मुझे यहाँ से निकाल दो प्लीज़, कहीं से आ जाओ ज़ुहैर। ये कौन सा जज्बा था जो आकाशा ज़ुहैर से बचने के लिए उसके घर से भागी थी? अब ज़ुहैर के पहुँच जाने की आस लगा रही थी। शायद वो ज़ुहैर की अहमियत को तस्लीम कर चुकी थी। एक औरत बाप भाई के बाद शौहर के घर महफूज तस्वर करती, क्योंकि इन्हीं रिश्तों को अल्लाह पाक ने औरत की हिफाजत का बनाया है। लेकिन उसे पता भी नहीं था मैं इसी शहर में हूँ, कैसे आएगा? और तबस्सुम बेगम और वाजिद क्या मुझे तलाश करेंगे? ज़ुहैर के पास थी तो महफूज थी, लेकिन अब वो कितनी बड़ी गलती कर चुकी थी। ज़ुहैर के साथ साथ तबस्सुम बेगम की पनाहगाह को भी छोड़ चुकी थी। यही सोचते वहीं बैठी आंसू बहाने लगी। सोचे उसे जकड़ रही थी। घर से निकलने का मलाल निगलने लगा उसे। 24 घंटे बीत गए थे, कुछ भी पता ना चल रहा था कि आकाशा को किडनैप करने के पीछे किसका हाथ हो सकता है। ज़ुहैर गुस्से से पागल हो रहा था। कोई उसकी आकाशा को उसे छीनने की कोशिश कैसे कर सकता है? अभी तो वो आकाशा से मिलने पर सही से कुछ भी नहीं हो पाया था कि ये सब हो गया। मेरी इंस्पेक्टर किलानी से बात हुई है, वो भी कुछ देर में आ जाते हैं, उनसे मिलकर ही कुछ हल निकाला जा सकता है। वाजिद और रियान ने हाल में दाखिल होते हुए कहा। जहाँ सब मौजूद थे, बख्तार बेगम और हादिया भी दिन में इधर ही आ जाते। अरसलान साहब शहर से बाहर थे।
क्या पुलिस को इन्वॉल्व करना मुनासिब होगा? आयशा बेगम ने अपने खदशात के तहत कहा। नहीं आंटी, आप फिक्र नहीं करें, गिलानी साहब हमारे जानने वाले हैं, उस मसले को अच्छे से मैनेज करेंगे, वाजिद ने आयशा बेगम को तसल्ली देते हुए कहा। सलाम साहब। बशीर ने उसे देखते सलाम के, जो ब्लैक कोट और सर पर हैट पहना भी वहाँ पहुँचा था। सब ठीक है? कहाँ है वो इस वक्त? लंबे लंबे रखते पड़ता वो बशीर के साथ चलने लगा। जी साहब जी, सब ठीक है, मेरे होते कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। बशीर ने फक्सी अंदाज अपनाते एक साहब को खुश करने की गर्ज से कहा। वेरी गुड, ऐसे ही काम करोगे तो जल्दी तरक्की करोगे। साहब के कहने पर बशीर तो जैसे बाग हो गया। साहब यहाँ इस कमरे में है। बशीर ने कमरे का लॉक खोलते आगाह किया और उसे लिए अंदर बढ़ गया, जहाँ आकाशिया ज़मीन पर ऊंधे मुँह पड़ी थी। उसे दवाइयों के ज़ेर असर बेहोश रखा गया था। साहब आप यहाँ रुकिए, तब तक मैं इसे ज़रा एक बार फिर से मंगेतर को याद दहानी कराऊँ। बशीर अपनी आँख को कोना दबाता वहाँ से निकल गया। कमीनगी बड़ी मुस्कुराहट लिए आकाशा की तरफ बढ़ गया, अपना हैट वहीं ज़मीन पर उछालते फेंक दिया। हैट के अजान से उसका चेहरा वाज़ेह होने लगा। अरे डेर उठो ना, देखो तो कौन आया है, मुझे भूली तो नहीं होगी तुम? मैं शहरी। शहरी ने उसे सीधा करते कहा, लेकिन ये क्या? ये जुमल तो नहीं, फिर ये कौन है? शेरी गहरे इरादी तौर पर एक कदम पीछे हट गया। ये चेहरा, ये लड़की जुमल नहीं, फिर ये कौन है? शेरी ने अपने जहन पर जोर देते सोचा और लम्हा भर में उसका जहन किसी के चेहरे पर अटक गया। अगले लम्हे वो गर्रा उठा। बशीर उसकी आवाज़ सुनते भागा चला आया। ये तुम कैसे उठा लाए हो? शेरी बशीर का गिरबान पकड़ता कराया। साहब यही तो है इसकी मंगत है। बशीर ने हड़कलाते कहना चाहा। अभी तो अपने साहब को चबला छोड़ कर गया था, अब ये क्या हो गया? बकवास बंद करो खबीस, तुम ज़ोहेर हसन की बीवी को उठा लाए हो। तुम जानते हो हमारा क्या हशर करेगा, जान ले लेगा हमारी। शेरी का बस नहीं चल रहा था बशीर का कत्ल कर दे, लेकिन साहब यही तो उसकी मंगेतर, ये उसके घर पर थी, मैंने इसे खुद उसके साथ देखा था। बशीर ने एक बार फिर वजाहत देनी चाहिए। बकवास बंद करो, मैं खुद वहाँ मौजूद था जब मिसिस हसन ने ज़ोहेर की बीवी के तौर पर मुतारिफ कराया। शेरी ने पूरी कोशिश से एक झटका देते बशीर का गिरबान अपने हाथों से आज़ाद किया, जिस पर लड़खड़ाता पीछे को जा गिरा। आकाशा जो आसमान एक बाद भी वैसी पड़ी थी, मौका गनीमत जानते शेरी को भी पीछे जोर से धक्का दिया। उस हमले के लिए तैयार नहीं था, पीछे ज़मीन पर गिर गया। उसके गिरने से मोबाइल उसकी जेब से निकलता फर्श पर गिरा। आकाशा सरस से मोबाइल पकड़ती बाहर को भागी, लेकिन वो जानती थी बच नहीं सकती। अपने दिमाग को फुर्ती से इस्तेमाल लाते दरवाज़ा को लॉक करती बाहर को भागने लगी। जल्दी जल्दी मोबाइल पर अपनी उंगलियां चला दी, नंबर डायल कर रही थी। ये नंबर उसके दिलो दिमाग पर नक्श था। हेलो, ज़ोहेर हसन स्पीकिंग। तो इस तरफ बेल पर कॉल रिसीव कर ली गई। वही मखसूस लहजा। मैं आकाशा, वो जल्दी आ जाओ, मुझे बचा लो प्लीज़। आकाशा ने भागते हुए बोले सांसों समेत ज़ोहेर की बात काट दी और सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। दूसरी तरफ ज़ोहेर आकाशा की आवाज़ पर सरशार हो गई। ये आवाज़ सुनते हुए उसके कान तरस गए थे, लेकिन फिर यही सरशारी फिक्रमंदी में ढल गई। आकाशा, कहाँ हो तुम इस वक्त? ज़ोहेर बेचैनी से कहता बाहर की तरफ गाड़ी दौड़ा दी। वो कॉल कट नहीं कर सकता था, वो आकाशा तक पहुँचने में मज़ीद देर नहीं कर सकता था। इंस्पेक्टर गिलानी भी फौरी कॉल पर बात करते रियान और वाजिद के साथ ज़ोहेर के पीछे हो लिए। आ जाएंगे ज़ोहेर, प्लीज़ जल्दी आ जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, प्लीज़ देर मत करो। आकाशा का पाँव फिसल गया, जिसके हाथ से मोबाइल गिर गया। मोबाइल को वहीं छोड़ती मेन दरवाजे की तरफ भागी, उसे खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन बेसूद। दरवाज़ा लॉक था। ज़ोहेर प्लीज़ जल्दी आ जाओ। घबराहट में उसके हाथ कँपाने लगे। वो ज़ोहेर को पुकारते अपनी सरतोड़ कोशिश करने लगी, लेकिन सारी कोशिश रायगा गई जब पीछे से बशीर और शेरी आन धमके। प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो। आकाशा ने घबराहट से उसके सामने हाथ जोड़ दिए। तुम्हें जाने दे ताकि ज़ोहेर हसन हमें यहीं जिंदा दड़गोर कर दे? शेरी ने आकाशा को कहते बशीर को इशारा किया, जिस पर सरस से आगे बढ़ा। बशीर ने अपनी जेब से रुमाल निकालते आकाशा को काबू करते सुंघाती और ज़मीन पर बैठती चली गई। वो ज़ोहेर प्लीज़ आ जाओ। आकाशा का जहन तारीकी में डूबने लगा। तुम उसको काबू करो, मैं मज़ीद कोई गड़बड़ नहीं चाहता। मैं भी निकलता हूँ, बाकी की डिटेल तो मैं कॉल करके बताऊँगा कि आगे क्या करना है। अब मज़ीद कोई गड़बड़ हुई ना तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शेरी अपनी बात के आखिर में धमकी देता सरस से मेन डोर खोले एक कदम बाहर निकाला, लेकिन अगले ही कदम पर ज़मीन वहीं मुंजमद हो गए। सामने ज़ोहेर, रियान, वाजिद, इंस्पेक्टर गिलानी समेत कुछ पुलिस एहलकारों ने पुलिस फार्म हाउस को अपने कब्जे में ले रखा था। यह फार्म हाउस ज़ोहेर के घर के करीब आधे घंटे की ड्राइव पर था, लेकिन ये आधा घंटा ज़ोहेर ने 10 मिनट में कैसे तय किया ये वही जानता था। आकाशा की कॉल पर उन लोगों को प्लान पर अमल करने की नौबत नहीं आई। कॉल से लोकेशन ट्रेस करने से वो लोग जल्द पहुँच गए। शेरी को देखते इंस्पेक्टर गिलानी ने उस पर गन तान ली। ज़ोहेर सामने रंगत समेत खड़े शेरी को देख उसकी तरफ लपका और मुक्कों से उसका हशर बिगाड़ दिया। रियान और वाजिद बेख्तियार उसकी तरफ बढ़े और बेख्तियार होते ज़ोहेर को रोकने लगे। जलील, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आकाशा को हरास करने की? कैसे देख बचाने का सोचा तुमने उसे? ज़ोहेर ने मजीद एक मुक्का उसके मुंह पर झट दिया, जिस पर कड़ा उठा। ज़ोहेर छोड़ो उसे, हम देख लेंगे, तुम पहले आकाशा तक पहुँचना ज़रूरी है। इंस्पेक्टर गिलानी के कहने पर ज़ोहेर ने उसे छोड़ दिया, जिस पर 2 एहलकारों ने उसे कब्जे में ले लिया। इंस्पेक्टर गिलानी और कुछ पुलिस एहलकारों की हमराही में ज़ोहेर और वाजिद और रियान अंदर दाखिल हुए, जिस पर बशीर को अपनी हिरासत में ले लिया गया।
वाजिद और रियान आकाशा को ज़मीन पर गिरे देखकर उसकी तरफ लपके गए, जबकि ज़ुहैर आकाशा को अपनी नज़रों के सामने पाते अल्लाह के हज़ूर सजदा रेज़ हो गया, जिसने उसकी आजमाइश खत्म कर डाली। आंसू बख्तियार पलकों के बारे थोड़े चेहरे पर फिसलने लगे। वो शुक्र के कदम उठाता आकाशा की तरफ बढ़ा, जहाँ आकाशा की नब्ज़ चेक कर रहा था। वाजिद, आकाशा आंखें खोलो प्लीज़। आकाशा को आंखें मूंदे पाकर ज़ुहैर ने एक हाथ थामे, दूसरे से उसका चेहरा थपथपाते पुकारा, जिस पर आकाशा ने अपनी आंखें खोलनी चाहिए। ज़ुहैर, मुझे बचा लो प्लीज़। आकाशा की आवाज़ मदम होते तारीकी में डूब गई। तुम्हें कुछ नहीं होगा। ज़ुहैर ने उसका हाथ अपनी नम आंखों से लगा लिया। वाजिद ने आकाशा को हॉस्पिटल चेक करवाने का कहा था, लेकिन ज़ुहैर आकाशा को अपनी नज़रों से एक पल दूर करने के तैयार नहीं था, इसलिए वाजिद को टाल गया। उसे डर था कि आकाशा एक पल भी उसकी नज़रों से ओझल हुई तो उसे खो देगा, फिर उसे छोड़कर चली जाएगी। तभी वो एक पल को भी कमरे से नहीं हिला। आयशा बेगम और बख्तार बेगम भी कई बार कह चुकी थी, लेकिन किसी की सुनने को तैयार ना था। इस वक्त भी सभी ज़ुहैर के रूम में जमा थे। ज़ुहैर, आकाशा की आंखों में लर्जिश हुई, लब ज़ुहैर के नाम पर पड़ा उठे। ज़ुहैर बेचैनी से आकाशा की तरफ बढ़ते उसके पास बेड पर बैठ गया। ज़ुहैर, आकाशा ने अपना हाथ बढ़ाया, ज़ुहैर के चेहरे पर बढ़ते उसकी मौजूदगी का एहसास करने चाहा। उसे लगा शायद वो कोई ख्वाब देख रही है, जैसे वो पिछले 1 साल से देखती थी, जो उसके बेदार होने के साथ ही कहीं गायब हो जाता। ज़ुहैर उसके सामने कैसे हो सकता था, लेकिन नजरें घुमाए कमरे का जायजा लिया। इस कमरे को कैसे भूल सकती थी, सारा कमरा वैसा ही था, बस ज़ुहैर और आकाशा की तस्वीर का इजाफा हो चुका था। सहन के पर्दे से ढूंढती तो वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। क्यों लाए हो मुझे यहाँ नहीं रहना। आकाशा ने ज़ुहैर को धक्का देते गुस्से से फनकारते कहा, और ज़ुहैर बगैर माथे पर बल डाले बस आकाशा को देखता रहा। कितना याद किया था उसने इस चेहरे को, कितना तड़पा था वो आकाशा के लिए। रिलैक्स हो जाओ आकाशा, अभी तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं। बख्तार बेगम के कहने पर आकाशा को बाकी सबकी मौजूदगी का एहसास हुआ, जिस पर वो खामोश हो गई। लेकिन एक सुकून था कि वो अपनों में बिल्कुल महफूज है। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी चाहिए यहाँ से सब। आकाशा के खौफ के बड़े अंदाज पर सब मुस्कुरा दिए, लेकिन वो खुश था आकाशा वापस सही सलामत उन तक पहुँच गई है। मुझे कोई बात नहीं करनी चाहिए यहाँ से। अब की बार आकाशा ने सख्त लहजा अपनाया, लेकिन मजा लो कोई भी अपनी जगह से टस से मसवाओ। पर हमें तो तुमसे बातें करनी है, वो भी ढेर सारी। रिया ने अपनी दांतों की नुमाइश करते ढिठाई का मुजाहिरा किया। देखो अहमद, मैं खुद जाऊँ क्या। आकाशा चिढ़ गई। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मजबूर नहीं कर सकते आप लोग। फिर मैं यहाँ से फिर भाग। खबरदार, अब जो यहाँ से एक कदम भी बाहर निकालने की कोशिश की। ज़ुहैर ने आकाशा की बात सख्ती से टोकते वार्न किया। आकाशा के अल्फाज तो उसे तड़पा ही गए थे। अभी वो मिली थी और फिर से जाने की बातें कर रही थी। ज़ुहैर, आयशा बेगम ने तनबीह की, जिस पर ज़ुहैर एक निगाह आकाशा पर डालता चला गया। मुझे यहाँ नहीं रुकना। आकाशा की आवाज़ ज़ुहैर के रवैये से रूंध गई। क्यों नहीं रुकना मेरी बेटी ने यहाँ से। आयशा बेगम ने अपनी शफ़क़त निछावर करते इस्तफ़सार किया। मुझे पता है वो फिर से मुझे इंतकाम लेगा, उसे लगता है मैंने आपकी जान ली। आंसू का गोला उसके गले में अटकने लगा, लेकिन आयशा बेगम ने उसे बोलने का मौका दिया। पर आंटी, मेरा यकीन करें, मैंने दूध में कुछ नहीं मिलाया। मुझे नहीं पता आपकी तबीयत कैसे ख़राब हुई। ज़ुहैर मुझे गलत समझता है, मेरे साथ बुरा करेगा। मुझे नहीं रहना है यहाँ, उसे मुझ पर एतबार नहीं। आकाशा ने अपने दिल में मौजूद तमाम खदशों को ज़ुबान दे दी। देखो बेटा, ज़ुहैर ने सिर्फ एक गलती की थी, जुमल की बातों पर यकीन, जहाँ से ये सारा चक्कर शुरू हुआ। इसीलिए तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ऐ ईमान वालों, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो खूब तहकीक करो। ऐसा ना हो कि तुम नादानी में किसी कौम को नुकसान पहुंचा दो और फिर तुम अपने गे पर नादिम हो। और ज़ुहैर तस्दीक कर लेता तो शायद ये सब ना होता, लेकिन वो अपनी गे पर नादिम है। माफ़ कर दो उसे। मैं आंटी उसे ये माफ़ कर दूँ, लेकिन उसे तो मुझ पर एतबार नहीं, और मैं अपनी अम्मा को कैसे भूल जाऊँ। बेटा, कुछ वाक़यात हमारी ज़िंदगी में हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं और बताने को रोनमा होते हैं। जिस तरह ज़ुहैर को तुम अपनी माँ का कातिल गर्दानती हो, बिल्कुल वैसे ही ज़ुहैर को इस वक्त लगा कि तुमने भी उससे इंतकाम लिया है। जिस तरह ज़ुहैर को तुम सिर्फ इस वजह से अपनी माँ का कातिल समझ रही हो कि उसने तुम्हारी माँ के वफ़ात के वक्त तुम्हें हरास किया, लेकिन ज़ुहैर बेकसूर है। उसका तुम्हारी माँ से कोई मारने का मकसद नहीं था। अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी इतनी ही रखी थी। और ज़ुहैर, वो भी तो तुम्हें कसूरवार समझा, क्योंकि तब तुम ज़ुहैर की जगह थी। जैसे तुम ज़ुहैर को अपनी माँ का कातिल समझी, बिल्कुल वैसे ही उसे भी यही लगा शायद तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही हो, लेकिन दर हकीकत तुम दोनों बेकसूर हो। आयशा बेगम ने आकाशा को प्यार करते समझाया। अब अपने दिल से पूछो कि अब भी तुम ज़ुहैर की माँ को अपनी माँ का कातिल समझती हो। आयशा बेगम के पूछने पर आकाशा ने नफ़ी में सर हिलाया। वाकई जिस तरह की सिचुएशन थी, ऐसे में ज़ुहैर को गलत समझी थी, जैसे ज़ुहैर आकाशा को समझा। लेकिन जो कुछ उसने मेरे साथ किया, गलतियाँ हर इंसान से होती है। अगर हम दूसरों को माफ़ नहीं कर सकते तो अल्लाह हमें से अपने लिए माफ़ी की उम्मीद कैसे रखे कि वो माफ़ करेगा। माफ़ कर देने से ज़िंदगी आसान हो जाती है।
आयशा बेगम ने रसानी से कहा, क्या तुम एक बार भी अपने दिल में ज़ोहैर के लिए नरमी या मोहब्बत महसूस नहीं की? आयशा बेगम ने इस्तफसार किया। मोहब्बत और नरमी महसूस की। जुबान से फिसल जाने पर उसने दांतों तले दबा दी, जबकि बाकी सबके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। सब कुछ भूल जाओ। ज़ोहैर से गलती हुई, इसे तुम माफ़ कर दो। बुराई को अच्छाई से ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन अगर बुराई को बुराई से ख़त्म करने की कोशिश की जाए तो मज़ीद बढ़ेगी। मैं इस इंतकाम को आगे नहीं बढ़ाना चाहती, इसलिए मैंने अहमद को मैसेज किया था। अगर अहमद भी हादिया से मेरा इंतकाम लेता तो ये इंतकाम के चक्कर यूँ कभी ख़त्म ना हो पाता। मैं इस इंतकाम की तपिश महसूस कर चुकी हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती मज़ीद किसी को बर्दाश्त करनी पड़े। आकाशा ने रियान और हादिया की तरफ देखते हुए कहा, जिस पर दोनों मुस्कुरा दिए। अस्सलाम वालेकुम। जुमल ने दरवाज़ा नॉक करते सबको एक ज़ुबान सलाम किया। जुमल के पीछे ही वाजिद भी दाखिल हुआ। आप यहाँ? आकाशा ने हैरत से जुमल को देखा। हाँ, मैं आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ। ज़ोहैर ने आपके साथ जो किया वो मेरी वजह से किया था। मेरी गलतफहमी का नतीजा आपको भुगतना पड़ा, इसलिए मैं आपसे तहे दिल से माज़रत करती हूँ। जुमल ने शर्मिंदगी से सर झुकाए कहा, जबकि वाजिद हैरत से जुमल को देखने लगा। आपकी वजह से मतलब? आकाशा ने नासमझी से पूछा। मैं जुमल हूँ, वो लड़की जिसका हादिया के भाई को आपका नाम बताया था। जुमल की सारी बात दोहराने पर आकाशा समेत वाजिद भी हैरान था। आकाशा ने हैरत और शौक में मुब्तला वाजिद पर एक निगाह डाली। वो उनके घर में एक साल से थी। वाजिद की ज़्यादा नसीह, लेकिन काफ़ी हद तक उसके एहसासात से आगाह थी, जो वो जुमल के लिए महसूस करता। वो अपने मोहसिनों के साथ कैसे बुरा कर सकती, कैसे उनके एहसानात भूल जाती। वो थक चुकी थी इस इंतकाम से भाग भाग कर। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मेरी वजह से। जुमल ने कहना चाहा। जो हुआ भूल जाएं। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही काफ़ी है। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं। वाजिद बहुत अच्छा इंसान है, बहुत ख्याल रखेगा। आकाशा ने जुमल को खुले दिल से माफ़ कर दिया। और वाजिद भाई, मेरे ख्याल है जब मैंने माफ़ कर दिया तो आपको भी कर देना चाहिए। आकाशा के कहने पर वाजिद मुस्कुरा दिया। सबके जाने के बाद ज़ोहैर धीमे कदम चलता बेड के किनारे टिक गया। खामोशी से बैठे नजरें आकाशा के चेहरे पर टिका दी। कैसी हो? ज़ोहैर ने दोनों के दरमियान हायल खामोशी को तोड़ने में आगाज़ किया। ठीक। ये एक लफ्ज़ी जवाब पर ज़ोहैर खामोश हो गया। बात नहीं करोगी? ज़ोहैर ने ऐसे गिला किया जैसे दोनों में गहरी दोस्ती रह चुकी हो। कर रही हूँ। खाला जान और आयशा आंटी कहती हैं मैं ज़ोहैर को माफ़ कर दूँ, लेकिन मुझे पता है माफ़ कर देने की नौबत नहीं आएगी। ज़ोहैर कभी भी माफ़ी नहीं मांगेगा। वो ज़ोहैर हसन जो किसी को अपने सामने झुका तो सकता है, लेकिन झुक नहीं सकता। कब बात कर रही हो? ज़ोहैर की आवाज़ आकाशा के ख्यालों से चौंका गई। जो भी बात करनी है जल्दी करो। सुना नहीं तुमने खाला जान मुझे आराम करने का कह कर गई हैं? आकाशा के लहजे में फ़िक्र सिमट आया। अपनों की मोहब्बत इंसान को मान देती है, सरशार देती है, और आकाशा को ईमान मिल चुका था। वापस इस घर में आकर एक अजीब सी तमानियत का एहसास उसके रगों पे में सरायत कर गया। वो खुद को महफूज तस्वर कर रही थी। अगर मैं तुमसे माफ़ी मांगूँ तो क्या आप माफ़ कर दोगी? ज़ोहैर ने बगैर किसी तमहीद के बात का आगाज़ किया। आकाशा ज़ोहैर की लफ्ज़ माफ़ी पर हैरत जताती। भला ज़ोहैर हसन किसी से माफ़ी मांगता? कभी नहीं। तो क्या खाला जान ने सही किया? ज़ोहैर मुझसे माफ़ी मांगना चाहता है और मोहब्बत भी करता है। और अगर माफ़ ना करूँ तो? आकाशा के दो टोक अंदाज पर ज़ोहैर ने अपने लब खींच लिए। क्या तुम मुझे माफ़ी तलाफ़ी का एक मौका भी नहीं दोगी? कैसे करोगे तलाफ़ी? आपकी बार आकाशा ने ज़ोहैर के चेहरे पर नज़रें गाड़े जांचना चाहा। जो कुछ हुआ उसे मैं बदल नहीं सकता, लेकिन आगे की ज़िंदगी तुम्हारे लिए खुशियों से भरने की भरपूर कोशिश करूँगा। आकाशा मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ मैं गलती पर गलतियाँ कर चुका हूँ, लेकिन प्लीज़। ज़ोहैर ने नदामत से चेहरा चुका लिया। वो अपनी अना में रहकर आकाशा को नहीं खो सकता था। आकाशा के बगैर वो अधूरा था। आकाशा ज़ोहैर के लिए इतनी अहम हो गई थी कि ज़ोहैर गुज़रे साल में जान गया। आकाशा शौक के आलम में ज़ोहैर को देखने लगी। ऐसा कैसे हो सकता था कि ज़ोहैर किसी के सामने झुक जाए या किसी के से खुले लफ्ज़ों में माफ़ी मांगे? क्या वो वाकई मोहब्बत का जज्बा था जो जाने से पहले ज़ोहैर की नज़रों में देख चुकी थी? क्या ये सब ज़ोहैर मोहब्बत पे कर रहा था? क्या मोहब्बत इंसान को झुकने पर मजबूर कर देती है, इतना बदल देती है? मैंने अपनी बहन की मोहब्बत में तुमसे इंतकाम लिया और मुझसे इंतकाम के तौर पर यहाँ से चली गई, लेकिन मुझे इस इंतकाम से कब मोहब्बत हुई पता ही नहीं चला। जाने कब ये इंतकाम की आग मोहब्बत की आग में बदल गई। इतना मैं इंतकाम की आग में नहीं झुलसा जितना तुम्हारी मोहब्बत की आग में झुलस गया। प्लीज़ मुझे इस आग से निकाल दो। मुझे मज़ीद सज़ा ना दो। मैं हार गया हूँ तुम्हारी मोहब्बत में। हाँ आकाशा, ज़ोहैर हसन हार गया है तुम्हारी मोहब्बत में, झुक गया है तुम्हारे आगे। ये साल मुझ पर सदियों के मुतरादिफ गुजरा है। पल पल तुम्हारे लिए तड़पा हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, ना तुम्हारी जगह किसी को दे सकता हूँ। प्लीज़ मुझे एक मौका दो। ज़ोहैर हसन के हाथ फिज़ा में बुलंद होते आपस में जुड़ गए। ज़ोहैर हसन के जुड़े हाथ देखकर आकाशा की आंखें नम हुई। ये कैसा वक्त का खेल था कि पहले आकाशा ज़ोहैर हसन के सामने हाथ जोड़े कैदी से आज़ादी चाहती थी, और अब ज़ोहैर हसन इंतकाम से आज़ादी का हाथ जोड़े बैठा था, जिसके मरने को अपनी ख्वाहिश करार दे चुका था। आज किसी के सामने तड़प रहा था, उसके आगे झुका था। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया ज़ोहैर हसन। मैंने तुम्हें अपनी मोहब्बत में माफ़ किया, अपने दिल की खातिर माफ़ किया। थक गई हूँ खुद से लड़ते लड़ते, और हिम्मत नहीं है मुझ में कुछ खोने की। बहुत कुछ खो चुकी हूँ, मज़ीद कुछ खोना नहीं चाहती। आकाशा ज़ोहैर के जुड़े हाथ थामे उन पर सर झुकाए
बिखर सी गई। आंसू ज़ोहैर के हाथों को भिगोने लगे। आकाशा के ये आंसू ज़ोहैर को अपने दिल पर गिरते महसूस हुए। आकाशा के अल्फाज ज़ोहैर को एतमानियत बख्श रहे थे। अब तुम कुछ भी नहीं खोओगी। मैं तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से भर दूंगा। मैं कभी भी नहीं चाहता था कि कलसुम आंटी के साथ जो हुआ है, इस वक्त मैं कुछ नहीं समझ पा रहा था। बस मुझे याद था तो अपनी बहन, ज़िंदगी और मौत की कशमकश में थी जो मेरी वजह से तुम अपनी माँ के आखिरी दीदार से भी महरूम रह गई। इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। भूल जाओ जो हुआ है। दूसरी बातों को याद रखने से सिर्फ अजियत मिलती है। अगर अम्मा जिंदा होती तो वो भी सब कुछ भुला देने का ही कहती। तुम्हारा और मेरा मिला शायद किस्मत में ऐसे ही लिखा था। आकाशा ने ज़ोहैर की बात काटते सर उठाते उसे देखते कहा, जिस पर ज़ोहैर ने आकाशा की नज़रों में झांका, जो ज़ोहैर को वही मोहब्बत हलकोड़े लेते दिखाई दी जिसमें 1 साल से वो तड़प रहा था। नहीं दोहराऊंगा गुजरे लम्हात को। गुजरे लम्हात में मैंने तुम्हें अजियत से दो चार किया है, बहुत ज़्यादतियाँ की हैं, लेकिन अब मज़ीद कोई ज़्यादती नहीं करूँगा। अब हमारी ज़िंदगी में अजियत नहीं खुशगवार लम्हात होंगे। ज़ोहैर ने एक कदम से कहते अपने हाथों में मौजूद आकाशा के हाथों पर पोंछा दिया, जिस पर बेख्तियार आकाशा का दिल धड़कने लगा। इसी असना में उसने अपना हाथ खींचना चाहा, लेकिन ज़ोहैर ने अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। मैं यहाँ ज़िंदगी भर थामना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे यहाँ ज़िंदगी भर थामने की इजाज़त दोगी? ज़ोहैर के पुरहिद्दत अंदाज पर आकाशा की नज़रें झुक गईं। क्या मैं तुम्हारी खामोशी को इकरार समझूं? ज़ोहैर के कहने पर आकाशा ने धीरे से सर इस बात में हिलाया। वो भी मोहब्बत के आगे घुटने टेक चुकी थी। इस बात को तस्लीम कर चुकी थी कि ज़ोहैर इसकी मंजिल है, जिस पर ज़ोहैर चहक उठा। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। तुम कभी भी मेरा एतबार नहीं तोड़ोगे। ज़ोहैर, अब अगर तुमने मेरा एतबार तोड़ा तो शायद मैं भी टूट जाऊँ। आकाशा ने आस भरी नज़रों से ज़ोहैर को देखा। आखिर उसने अपने दाम में खुशियाँ भरने का फैसला कर लिया। कभी नहीं, मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगा। ज़ोहैर ने अपनी बात मुकम्मल करते आकाशा को खुद में पेंच दिया, जिस पर आकाशा ने इत्मीनान से आंखें मूंद लीं। आकाशा के दिल पर खुशियों ने दस्तक दी थी, जिसे उसने हाथ बढ़ाकर थाम लिया। इंतकाम के चक्कर को खत्म करने के लिए किसी को तो पहल करनी थी, वरना ये इंतकाम की आग सब कुछ जलाकर राख कर देती और हमारे हिस्से में सिर्फ खसारे ही आते हैं। मोहब्बत की आग से इंतकाम की आग को बुझा